हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू इम्पिटस यूईटी। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th हिस्ट्री की हमारी पहली किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इस किताब का पहला चैप्टर या पहली थीम जिसका नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको पढ़ना शुरू किया था। हम लोगों ने ये देख लिया था कि प्री हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है और किस तरीके से ये एक दूसरे से डिफर करती हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल कल्चर के बारे में भी बातचीत करी थी। फिर हमने हड़प्पन की जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज थी उसको डिस्कस किया था एंड उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी हड़प्पन की सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज के बारे में, यानी कि वो क्या खाना वगैरह खाते थे, किस तरीके की उनकी ईटिंग हैबिट्स थी या फूड वगैरह वो क्या क्या प्रेफर किया करते थे, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी। आज अपने डिस्कशन को हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड आज के सेशन में हम लोग मोहनजोदाड़ो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। मतलब मोहनजोदाड़ो का जो पूरा शहर था, किस तरीके से इसको बनाया गया, कैसे हमको पता चला कि ये पूरा का पूरा शहर प्लान करके बसाया गया, क्या इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज के सेशन में बातचीत करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन, शुरू करते हैं। मोहनजोदाड़ो a planned urban center. Perhaps the most unique feature of Harappan civilization was the development of urban centers. मतलब ये कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी फीचर्स को अब तक स्टडी किया गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी इंटरेस्टिंग बातें हमें पता चली हैं, उसमें सबसे यूनिक चीज जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की पूरी स्टडी में निकल कर आती है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती, वो है अर्बन सेंटर्स का निर्माण या फिर अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट। अर्बन सेंटर्स को अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहना चाहें, आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए, तो हम लोग कह सकते हैं शहर। या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सबसे यूनिक बात थी वो ये थी कि इसमें शहरों का निर्माण हुआ था। और जब मैं शहर बोलता हूं तो सिर्फ छोटे मोटे शहर नहीं, उस टाइम पीरियड के हिसाब से एक तरीके के महानगर जो है वो बनाए गए थे। ये फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूनिक इसलिए है क्योंकि जिस तरीके के शहर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने के लिए मिले, उस तरीके के एडवांस उस टाइम पीरियड के हिसाब से, उस तरीके के जो डेवलप्ड शहर थे, वो हमको कहीं और देखने के लिए उस टाइम पीरियड की किसी सिविलाइजेशन में नहीं मिलते हैं। तो ये अपने आप में हड़प्पन सिविलाइजेशन को यूनिक बनाता है और ये पर्टिकुलर फीचर इसको इंटरेस्टिंग एज वेल एज फैसिनेटिंग बनाता है, क्योंकि जिस तरीके के शहर हड़प्पा वालों ने आज से 4 साढ़े 4 हजार साल पहले बनाए थे, उस टाइम पीरियड में किसी और से उस तरीके के शहर बनाते नहीं बने। एंड सबसे एस्टोनिशिंग फैक्ट यह है कि उस वक्त में उस तरीके के कोई शहर कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। प्लस उसके बाद कई हजार सालों तक आपको उस तरीके के शानदार शहर, उस तरीके की एडवांस प्लानिंग एज वेल एज आर्किटेक्चर कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग एज वेल एज बहुत यूनिक फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए हो जाता है। लेट अस लुक एट वन सच सेंटर, मोहनजोदाड़ो, मोर क्लोजली. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was Harappa. तो ये जो अर्बन सेंटर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में डेवलप हुए, इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल आप कह सकते हैं इन अर्बन सेंटर्स का, वो है मोहनजोदाड़ो, और उसी को हम लोगों को आज के सेशन में डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग इस सेशन में बेसिकली मोहनजोदाड़ो, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक अर्बन सेंटर है, जो एक सबसे आप कह सकते हैं बड़े अर्बन सेंटर्स में से एक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। बट एक बात जो अपने को ध्यान में रखनी है कि आज की तारीख में मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड है, सबसे वेल नोन साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मगर पहली साइट नहीं है। पहली साइट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा, और उसी के नाम पर फिर पूरे के पूरे सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया। तो अपने को अपने मन में शक या गुंजाइश नहीं रखनी है। इसकी जब सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, जो सबसे पहला शहर डिस्कवर हुआ था उसका नाम था हड़प्पा, और उसी के नाम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन फिर इस शहर का नाम रखा गया। बाद में फिर और भी दूसरी जगह अलग अलग साइट्स डिस्कवर होना शुरू हुई, तो फिर हमको मोहनजोदाड़ो के बारे में पता चला कि मोहनजोदाड़ो सबसे बड़े शहरों में से एक निकला, या सबसे बड़े अर्बन सेंटर्स में से एक निकला, बहुत एडवांस था, बहुत वेल प्लान था। एंड आज की तारीख में जब हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिटेल में पढ़ना होता है, तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया साइट है स्टडी करने के लिए, वो मोहनजोदाड़ो है। हालांकि पहली साइट जो है वो हड़प्पा है, ये अपने को ध्यान रखनी है बात। ये चले आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो मैं आपको मोहनजोदाड़ो शहर का मैप दिखा देता हूं कि मोहनजोदाड़ो शहर का जो मैप है वो कैसा है, या फिर मोहनजोदाड़ो शहर कैसा दिखता था। पूरे के पूरे शहर का प्लान कुछ इस तरीके से है। दो हिस्सों में सेटलमेंट को पूरा बसाया गया था। एक हिस्सा यहां पे हमको देखने को मिलता है,
और एक हिस्सा जो ज्यादा बड़ा है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। इनके बारे में हमको बातचीत अभी करनी है, बट ध्यान रखिएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो में जो मोहनजोदाड़ो है, ये मोहनजोदाड़ो जो एक आपका अर्बन सेंटर है, इसका मैप कुछ इस तरीके से नजर आता था। पूरा शहर दो हिस्सों में बसा हुआ था, एक छोटा हिस्सा है जिसको सीटाडेल बोला जाता था, और एक ये बड़ा हिस्सा है जिसको लोअर टाउन बोला जाता था। अब इनके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग सीटाडेल की बात करेंगे हम इस छोटे इलाके की बात कर रहे हैं, और जब भी हम लोग लोअर टाउन की बात करेंगे तो मतलब हम लोग इस बड़े क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब इनको हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये अपना मोहनजोदाड़ो शहर का प्लान या फिर मैप हो गया। The settlement is divided into two sections, one smaller but higher and the other much larger but lower. मतलब यह कि पूरा का पूरा मोहनजोदाड़ो शहर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा कंपैरेटिवली छोटा है मगर ज्यादा हाइट पर बसा हुआ है, और एक हिस्सा जो काफी ज्यादा बड़ा है मगर छोटे वाले हिस्से की अपेक्षा वो उतनी हाइट पर नहीं बसा, उसकी अपेक्षा वो थोड़ा सा लोअर लेवल पर बनाया गया। यहां पे भी फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा शहर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक छोटा हिस्सा जो ज्यादा हाइट पे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये छोटा हिस्सा ज्यादा हाइट पर बसा हुआ है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बड़ा है छोटे हिस्से की अपेक्षा, बट ये कंपैरेटिवली उतनी हाइट पर नहीं है, ये लोअर हाइट पर हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो ज्यादा बड़ी हाइट पे बसा हुआ क्षेत्र है इसको अपन ने बोला है सीटाडेल, और जो उतनी कंपैरेटिवली बड़ी हाइट पे नहीं बसा उसको हम लोगों ने बोला है लोअर टाउन। वही बात यहां पे लिखी है कि ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक छोटा है मगर ज्यादा हाइट पे बसा हुआ है, दूसरा कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है बट कम हाइट पे बसा हुआ है या फिर उतनी हाइट पर नहीं है जितना छोटा हिस्सा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने आज की तारीख में इनको नाम दे रखा है सीटाडेल एंड लोअर टाउन। हमें ये नहीं पता कि हड़प्पन्स ने जब ये शहर बसाया था तब इस छोटे हिस्से को वो लोग क्या बोला करते थे, और ये बड़ा वाला जो हिस्सा है तब इसको इन लोगों ने क्या नाम दिया था। मगर जब हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो शहर को फिर से खोजा और उसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी करना शुरू किया, तब उन्होंने अपनी तरफ से ये दो नाम दिए हैं। छोटे हिस्से को उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है सीटाडेल, और बड़े वाले हिस्से को बोलना शुरू कर दिया है लोअर टाउन। तो आज ये बात अपने को ध्यान रखनी है, इसको बनाते वक्त में मोहनजोदाड़ो शहर, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो इसको क्या बोलते थे हमें ये नहीं पता, मगर हमने अपनी तरफ से इसको नाम क्या दे रखा है, सीटाडेल। इसी तरह ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है जो कम हाइट पे बसा हुआ है, इसको बनाते वक्त में हड़प्पन इसको क्या नाम दिया करते थे या हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले इसको क्या बोला करते थे हमें नहीं पता, मगर हमने अपनी तरफ से या हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको नाम जो दिया है वो है लोअर टाउन। चले आगे बढ़ते हैं। The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platforms. It was walled, which means that it was physically separated from the lower town. मतलब ये कि सीटाडेल वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा हाइट पर इसलिए बसा हुआ है क्योंकि वहां पर जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई गई उन बिल्डिंग्स को बनाने के पहले एक मड ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया गया, मिट्टी की ईंटें थी उसकी मदद से एक प्लेटफॉर्म बना के तैयार किया गया और उसके ऊपर फिर उसकी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई। तो नेचुरली उसकी जो हाइट थी वो लोअर जो आपका टाउन है उसकी कंपैरिजन में ज्यादा हो गई। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये आपको कोई एक घर बनाना है, तो आपने सबसे पहले ये किया कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया मिट्टी की ईंटों से, चाहे वो पकी हुई ईंटें हैं चाहे वो कच्ची ईंटें हैं, डजेंट मैटर, बट मिट्टी की आपने ईंटें बनाई, मड ब्रिक्स का आपने इस्तेमाल किया और उसकी मदद से एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अब ये जो प्लेटफॉर्म आपने बनाकर तैयार किया है इसके ऊपर फिर आपने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया और कंस्ट्रक्शन की मदद से आपने घर बना दिया इस तरीके से। अब ये जो घर आपका बना है इसकी एक्चुअल हाइट तो इतनी ही है, मगर इसके नीचे ये जो मड ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है इसकी भी अपनी कुछ ना कुछ हाइट है, तो इसकी ओवरऑल हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसी को कंपेयर कर लीजिए एक ऐसा घर जिसको मड ब्रिक्स जिसके बनाने के पहले आप लोगों ने मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। अब अगर आपने उस घर को बनाया है, घर का निर्माण या घर का कंस्ट्रक्शन किया है, तो जाहिर सी बात है यहां पर जिसमें आपने मड ब्रिक का इस्तेमाल नहीं किया है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, डायरेक्ट जमीन के ऊपर आपने घर बना दिया, उसकी जो भी हाइट निकल कर आएगी, ये जो घर बनाया गया है जिसको बनाने के पहले आपने यहाँ पे मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म बनाया था, उसकी अपेक्षा कम निकल कर आएगी। अब अगर एक पूरा का पूरा क्षेत्र आपने ऐसा बना दिया, एक पूरा का पूरा क्षेत्र आपने इस तरीके का यहाँ पे ले लिया, इसमें जितने भी घर बनेंगे उसमें आपने पहले मिट्टी की ईंटों का प्लेटफॉर्म बनाया है
और उसके बाद में फिर उन मिट्टी की ईंटों का एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा और एक हाइट का प्लेटफॉर्म बनाने के बाद में उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन किया है, और एक पूरा का पूरा क्षेत्र आपने ऐसा डेवलप किया जिसमें आपने इस तरीके की मिट्टी की ईंटों का या तो प्लेटफॉर्म बनाया नहीं, या फिर उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, उतनी हाइट का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जितनी हाइट का प्लेटफॉर्म यहाँ पर है। दूसरी बात यह कि अगर यहाँ पर जमीन नेचुरली भी एलिवेटेड है और उसके ऊपर आपने मिट्टी की ईंटों का प्लेटफॉर्म बना दिया तो आपकी हाइट अच्छी खासी बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू ये वाला इलाका जहां पे या तो आप प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे या उतने ऊंचे प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, या फिर जहां पे जमीन एक्चुअल में उतनी एलिवेटेड है भी नहीं। तो इसके चलते हुआ ये कि पूरा का पूरा जो आपका लोअर टाउन है, लोअर टाउन के जो इलाका है उसकी अपेक्षा सीटाडेल ये अच्छी खासी हाइट ले गया, और एक दूर से भी आपको जो है अपेरेंटली डिस्टेंस से भी आपको समझ में आने लगा कि सीटाडेल जो है एक सर्टेन हाइट पे बसा हुआ है या फिर ज्यादा हाइट पे बसा हुआ है लोअर टाउन के कंपैरिजन में। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। जो यहां पर लिखा गया है कि सीटाडेल जो है ज्यादा हाइट पे बसा हुआ है, और ज्यादा हाइट पर क्यों बसा हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग्स को बनाने के पहले मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म बनाए गए थे और उसके बाद में फिर मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म बनाने के बाद इनके ऊपर बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया था। इट वॉज वॉल्ड विच मीन दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। मतलब यह कि पूरा का पूरा जो सीटाडेल बनाया गया था इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स भी बनाई गई थी, इसको बाकी हिस्से से सेपरेट करने के लिए इसके चारों तरफ में बाउंड्री वॉल्स का निर्माण भी किया गया था। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग पॉइंट निकल कर आ रहा है। यानी कि एक तो इस छोटे से इलाके में जो भी बिल्डिंग्स बनी उनको बनाने के पहले बड़े बड़े मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म बनाए और उसके बाद उसको बना के तैयार किया, तो उसके चलते यहां पे बनी हुई बिल्डिंग्स की हाइट यहां पे बनी हुई बिल्डिंग से ज्यादा हो गई। दूसरी बात फिर आपने क्या करी कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में चारों तरफ आपने बाउंड्री बना दी, इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से फिजिकली सेपरेट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी आप बोलना चाहो। मगर इन दोनों के बीच में ये जमीन का जो डिफरेंस है, यानी कि ये जो लोअर टाउन है सीटाडेल से थोड़ा डिस्टेंस पे बना हुआ है, या फिर सीटाडेल को आपने लोअर टाउन से थोड़ा सा दूरी पे बनाया, वो बात तो दिख ही रही है। मगर उसके बाद भी कि लोगों का शायद आना जाना यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए आपने इसके चारों तरफ में एक पूरा वॉल वगैरह बना के इसको फिजिकली भी जो है सेपरेट किया था लोअर टाउन से। तो ये भी अपने को याद रखना है कि ये पूरा का पूरा इलाका वॉल्ड था और एक सर्टेन हाइट पर देखने को मिलता है, यानी कि इसको फिजिकली लोअर टाउन से सेपरेट किया गया था। चले आगे बढ़ते हैं। The lower town was also walled. Several buildings were built on platforms which served as foundation. अब ये जो लोअर टाउन है इसके भी चारों तरफ में आपने इसी तरीके की बाउंड्री वॉल्स बनाई थी, तो इसके भी चारों तरफ में जो है प्रोटेक्शन वगैरह किया था। प्लस यहाँ पर भी काफी सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसको फाउंडेशन पे बनाया गया था। सारी की सारी बिल्डिंग्स में आपको फाउंडेशन देखने को नहीं मिलता कि मिट्टी की ईंटों का आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया और उस पर आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, ऐसा नहीं है। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी थी यहाँ पर जिसमें ये किया गया था, मगर मैक्सिमम बिल्डिंग्स में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अब वो बिल्डिंग्स जिनमें आपने मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म बनाकर उनको तैयार किया है, बाकी इनके आसपास की बिल्डिंग की अपेक्षा यहां पर उन बिल्डिंग्स की हाइट आपको ज्यादा देखने को मिलती है, बट फिर भी कंपैरेटिवली इस वाले हिस्से में आपको उस तरीके की हाइट की बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिलती हैं, उतनी हाइट देखने को नहीं मिलती जितनी सीटाडेल में देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना है इस बात को कि सीटाडेल के भी चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, और ये जो लोअर टाउन है इसके भी चारों तरफ में इस तरीके की एक बाउंड्री वॉल बनाकर तैयार की गई थी। और इसमें भी कई सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके लिए मड ब्रिक्स का एक पूरा आपने प्लेटफॉर्म बनाया, जिसने एक फाउंडेशन का या फिर एक नींव का काम किया, और उसके ऊपर फिर आपने बिल्डिंग्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया था। लोअर टाउन में भी उसमें आपने इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई। It has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundations in place, it would have required 4 million person days. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पर। अब जिस तरीके से जिस बड़े लेवल पर बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ है, चाहे सीटाडेल की बात कर ली जाए चाहे लोअर टाउन की बात कर ली जाए, जिस बड़े लेवल पर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिस बड़े लेवल पर आपका यहाँ पे पूरी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज की गई हैं, उस सबको देखने के बाद में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना यह है कि अगर एक मजदूर को आप 1 मीटर क्यूब के करीब मिट्टी खोदने का काम दो, एक मजदूर 1 मीटर क्यूब के करीब मिट्टी को खोदता है, खोदने के बाद में उसको ले जाकर जिस भी जगह आपको फाउंडेशन के लिए उस मिट्टी को लगाना है वहां पे लगाता है। तो ये काम अगर एक मजदूर इतना इतना 1 मीटर क्यूब के बराबर मिट्टी को खोद कर फाउंडेशन की जगह पर रख रहा है, तो जितना कंस्ट्रक्शन यहां पर किया गया है उस सारे कंस्ट्रक्शन को करने के लिए लगभग 4 मिलियन
डेज की जरूरत पड़ जाएगी। परसेंट डेज का मतलब होता है कि आइडियल कंडीशन में एक मजदूर एक दिन में कितना काम करता है। इन लोगों का कहना यह है कि अगर मोहनजोदाड़ो में जो पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें आप इस तरीके की व्यवस्था करो कि एक आदमी जो है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर मिट्टी को खोदेगा और खोद के ले जाकर जहां पर भी कंस्ट्रक्शन करना है वहां पे रखेगा, तो लगभग 4 मिलियन के करीब आपके आदमियों की जरूरत आपको पड़ जाएगी वो फाउंडेशन में जितना मिट्टी या ब्रिक्स लगाई गई हैं उसको बनाने के लिए। तो यहां से कुल मिलाकर एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि मैसिव लेवल पर जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था और इतना कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर आपने मजदूरों का या लेबर का मोबिलाइजेशन किया था। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि समझिएगा इस बात को, आज से 4,500 साल पहले भारत के उपमहाद्वीप में एक जगह पे इतने बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि उस कंस्ट्रक्शन की फाउंडेशन की नींव रखने में आपको आइडियल कंडीशन में अगर एक आदमी 1 मीटर क्यूब के बराबर मिट्टी ढेल रहा है एक से दूसरी जगह पर, तो 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोगों की जरूरत आपको पड़ जाएगी। इतने बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस जमाने में, जब उस वक्त की जो दूसरी सभ्यताएं थी उनके पास में इतने बड़े लेवल पर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन की निशानी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये अपने आप में बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी है। ये आपको बताता है कि आपके पूर्वज आज से 4,500 साल पहले क्या कर रहे थे जो दुनिया में कहीं पर नहीं हो रहा था, या उस तरीके की चीजें उस वक्त में कहीं पर सोचना भी जो है इंसान के तसव्वुर के बाहर है, तब ये सारी गतिविधियां चल रही थी। तो कुल मिलाकर यहां से पॉइंट ये निकल कर आता है, बहुत बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था और बहुत बड़े लेवल पर इसमें लोगों को शामिल किया गया था। बहुत मैसिव पॉपुलेशन ने इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा योगदान निभाया है। चलें आगे बढ़ते हैं। Consider something else. Once the platforms were in place, all building activity within the city were restricted to a fixed area on the platforms. So it seems that the settlement was first planned and then implemented accordingly. आगे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अब इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। पहले ये किया गया है कि भाई आपने डिसाइड कर लिया कि एक क्षेत्र में हमको बिल्डिंग्स बनानी है या फिर एक क्षेत्र में हमको कंस्ट्रक्शन करना है। अब वो क्षेत्र चाहे सीटाडेल में हो, वो क्षेत्र चाहे लोअर आपका टाउन में हो, डजेंट मैटर, मगर आपने डिसाइड कर लिया, आपने बाउंड्री बना ली कि इतने इतने इलाकों में अपने को बिल्डिंग्स बनानी है। अब आपने फिर लोगों को लगाया है वहां पे और हमने भी देखा कि बहुत बड़े लेवल पर अगर हम 1 मीटर क्यूब की वो कंडीशन लेकर चलें तो लगभग 40 लाख लोगों ने जो है ये काम किया है। ऑब्वियस ही बात है, बहुत बड़े लेवल पर आपका जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो सबसे पहले आपने उन लोगों से मिट्टी खुदवाई और उसके बाद ईंटें बनवाई और ईंटें बनवाने के बाद में फाउंडेशन बनवाए। फाउंडेशन बनाने का काम जब पूरा हो गया तो फिर जब जिस इलाके में फाउंडेशंस वगैरह बनवाए गए थे उसी इलाके में फिर उन फाउंडेशंस के ऊपर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज करवाई गई। बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले आपने प्लेटफॉर्म्स बनवा लिए, प्लेटफॉर्म बनवाने के बाद में जितने इलाके में प्लेटफॉर्म बनाए गए फिर उसी इलाके में बिल्डिंग एक्टिविटी को किया गया। इसको समझिए एक बार, मतलब यह है कहने का कि आपने पहले ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे जिनको ज्यादा हाइट पे रखना है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पर जो है लोगों को मजदूरी पे लगाया और प्लेटफॉर्म बनवाए। फिर आपने ये डिसाइड कर लिया कि इस इलाके में हमको उतनी हाइट की तो नहीं मगर हाँ यहाँ पर भी हमको बिल्डिंगें बनवानी है, तो आपने फिर इतने इलाके में लोगों को मजदूरी पे लगाया और यहाँ पे आपने प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनवाए। जब एक बार प्लेटफॉर्म यहाँ पर और यहाँ पर बनकर तैयार हो गए उसके बाद में फिर उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने मकान बनाना या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी करना शुरू किया। तो इससे एक बात समझ में आती है कि पहले किसी आदमी ने डिसाइड किया था कि इस जगह पे कंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा, फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कहां पे कैसी बिल्डिंग बनेगी, उसने वो भी डिसाइड किया था और वो डिसाइड कर चुकने के बाद में उसने फिर वहां पर उस सर्टेन इलाके में पहले फाउंडेशन बनवाए और उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी कराई। कहने का मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा सोची समझे तरीके से किया गया था, पूरे के पूरी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी प्लान्ड थी, एक एक चीज को जो है प्लान कर करवाया गया था। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे किसी आदमी ने आके एक झोपड़ी बना ली और फिर वक्त के साथ में उसने झोपड़ी को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, फिर उसके बाद उसने उस झोपड़ी की जगह पे एक थोड़ा पक्का मकान बना लिया और फिर बाद में उस पक्के मकान को और ज्यादा बड़ा कर दिया। ये हरकत नहीं हुई है। पूरी की पूरी वर्जिन जमीन के ऊपर किसी ने पहले इमेजिन किया था कि यहां पर अपने को ये कुछ बनाना है या कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद में उसने बाकायदा प्लानिंग के साथ में डायरेक्शन देकर बड़े लेवल पर लोगों को मजदूरी पे वहां पे लगवाया। दो स्पेसिफिक जगहों पर उसने फिर पहले फाउंडेशन बनवाए। एक बार फाउंडेशन बन चुकने के बाद में उसी फाउंडेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी की गई। ये क्लियर कट एक प्रमाण है, ये क्लियर कट एक एविडेंस है इस बात का कि पूरी की पूरी बिल्डिंग एक्टिविटी जो थी वो प्लानिंग कर की गई थी। ये पूरा का पूरा सेटलमेंट प्लान करके बसाया था, पहले किसी ने इसके बारे में सोचा था, सोचने के बाद में इस पूरी की पूरी गतिविधि को
करवाया गया था। और यह बात ध्यान में रखने की है कि 4,500 साल पहले ये सारा का सारा काम हो रहा है। मतलब भारतवर्ष में ऐसे भी लोग हुए थे जिन्होंने 4,500 पहले साल पहले 4,500 साल पहले प्लानिंग कर करके उसके बाद में इतने बड़े बड़े लेवल पर ऐसे मैसिव मेगा सिटीज को, ऐसे मैसिव शहरों को बनाया था। ये फोटोग्राफ जरा ध्यान से देखिए। अब इस फोटोग्राफ में हमको ये देखने को मिलता है कि एक रोड जा रही है यहां से। इस रोड के एक तरफ एक बकायदा ऑर्डर्ड किस्म का कंस्ट्रक्शन है, मकान वगैरह के कुछ अवशेष आपको देखने को मिल रहे हैं। इस रोड के एक तरफ भी कंस्ट्रक्शन के कुछ अवशेष देखने को मिल रहे हैं। अब इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिए। इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिए, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी कि ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन बड़े ऑर्डर में किया गया है। यानी कि जिस किसी ने भी इस पूरे के पूरे इलाके को बसाया था, उसको पहले से पता था कि इसको किस तरीके के पैटर्न में जो है कंस्ट्रक्शन करना है, और अकॉर्डिंगली उसी पैटर्न में जो है सारा का सारा काम किया गया है। ये फिर एक अकाट्य प्रमाण है इस बात का कि भाई यहां पर प्लानिंग के साथ में काम किया गया है। पूरा का पूरा शहर प्लान करके बसाया गया था। ये सोचा नहीं जा सकता कि 4,500 साल पहले आदमी इस तरीके की बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स वगैरह प्लानिंग के साथ में बनाएगा, क्योंकि उस जमाने में हो ये रहा था कि आदमी एक से दूसरी जगह घूम रहा था, कहीं पे कुछ वक्त तक के लिए रुक गया, अगर उसने रहना भी है वहां पर तो अपनी झोपड़ी डाल ली, और वक्त के साथ में 100-500 सालों में, 1000 सालों में झोपड़ी होते होते ठीक ठाक छोटा मोटा गांव या छोटा मोटा शहर बन गया, जो जिसको देखकर समझ में आ जाता था कि वो प्लान नहीं है। यहां पे दिख रहा है कि पहले जैसे अपने आज की तारीख में मॉडर्न टाउनशिप में होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फ्लैट बनाए जाते हैं और फिर वो फ्लैट बेचे जाते हैं, लगभग उसी तरीके से किसी ने पूरे इलाके में फाउंडेशन बनवा के कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी करवाई है। और उसकी यूनिफॉर्मिटी आपको समझ में आ रही है कि घर सारे के सारे जो घर हैं वो एक जैसे हैं। इसमें यूनिफॉर्मिटी जो है कंस्ट्रक्शन में वो देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत डिसाइसिव एविडेंस है इस पूरी की पूरी बात का, और यहीं से कहीं आर्कियोलॉजिस्ट को जो है एक प्रमाण मिलता है, इस पूरी चीज का प्रमाण मिलता है कि ये पूरी कंस्ट्रक्ट एक्टिविटी जो है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी जो है प्लान करके करवाई गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और वही यहां पे लिखा है कि देखकर समझ में आता है इस चीज को जब आप क्लोज स्टडी करते हो कि पूरा का पूरा सेटलमेंट पहले प्लान किया गया था, किसी ने मन में सोचा था, उसके बाद उसने अकॉर्डिंगली एक प्लान बनाया था, और उसके बाद में इसको बनाया गया और फिर लोगों को यहाँ पे बसाया गया है। यानी कि यहाँ पे किसी के इंस्ट्रक्शन में, किसी के अथॉरिटी में काम हो रहा था। और ये तब की बात है जब किसी दूसरी जगहों पर सिविलाइजेशन के नामो निशान नहीं थे, या सिविलाइजेशन अगर थी तो शुरुआती फेजेस में थी। शहर बसाना दूर की बात है, मेगा शहर बसाना और प्लानिंग के साथ में बसाना तसव्वुर में नहीं लाया जा सकता था, सोचा नहीं जा सकता था। चले आगे बढ़ते हैं। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स which whether sun dried or baked were of standardized ratio। ये जो अब हम लोगों ने फोटोग्राफ देखी और जिससे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्लानिंग करके कंस्ट्रक्शन किया गया था, ये सिर्फ एक फोटोग्राफ एकमात्र एविडेंस नहीं है जिससे अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पर प्लान सेटलमेंट्स बसाए गए थे। इसके अलावा और स्टडी की गई है और अपने पास में एविडेंसेस निकल कर आए, जिससे ये बात और ज्यादा साबित होती है अकाट्य तरीके से कि हड़प्पन में कोई तो थे लोग, कोई तो एक आदमी था या कोई ज्यादा, एक से ज्यादा लोग थे जिन्होंने सोच समझ के आपका प्लानिंग के साथ में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाया है। उसके और भी एविडेंसेस मिले हैं। एक और जो जबरदस्त एविडेंस यहाँ पे मिलता है वो है ईंटें। यहां कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो मिट्टी की ईंटें आपने बनाकर उनको सूरज में सुखा लिया हो धूप में और उसके बाद इस्तेमाल किया हो, चाहे मिट्टी की ईंटें बनाने के बाद में आपने उनको सुखाया पहले सूरज में और उसके बाद में आपने उनको आग में पकाया भट्टी में और उसके बाद इस्तेमाल किया हो, डजंट मैटर कौन सी ईंट है, चाहे वो आपका सन ड्राइड है यानी कि सूरज में सुखाई गई ईंटें हैं या फिर आग की भट्टी में पकाई गई ईंटें हैं, किसी भी तरीके की ईंटें हों, मगर कंस्ट्रक्शन में हड़प्पा में मोहनजोदाड़ो में जितनी भी आपकी ये ईंटें इस्तेमाल हुई हैं वो सारी की सारी ईंटें स्टैंडर्डाइज्ड रेशो की हैं। ये ईंटें मतलब इस तरीके से बनाई गई हैं कि इनकी जो लेंथ है वो इनकी हाइट का 4 गुना है और इनकी ब्रेड्थ जो है वो इनकी हाइट का 2 गुना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहनजोदाड़ो में जितनी ईंटें इस्तेमाल हुई हैं किसी भी तरीके की हों, धूप में सुखा के इस्तेमाल कर लो, धूप में सुखाने के बाद आग की भट्टी में पकाकर कंस्ट्रक्शन में लगाई गई हो, डजंट मैटर, बट हर जगह कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है कि आपकी जो लेंथ है वो हाइट का 4 गुना है और ब्रेड्थ जो है वो हाइट का 2 गुना है। इसको मैं थोड़ा सा आपको इसको मैं आपको पहले बना के दिखाता हूं। देखिए, मतलब यह कि हड़प्पा वालों ने चाहे इतनी बड़ी ईंट का इस्तेमाल किया हो, चाहे इतनी बड़ी ईंट का इस्तेमाल किया हो, चाहे इतनी छोटी ईंट का इस्तेमाल किया हो, डजंट मैटर, किसी भी ईंट का इस्तेमाल किया हो, उन्होंने एक बात का ध्यान रखा था कि हमें यह प्रपोर्शन लेकर चलना है कि अगर हमारी हाइट लेट से h के बराबर है या फिर अगर लेट से हमारी हाइट जो है ईंट की वो x के बराबर है, तो जो लेंथ होगी इस ईंट की वो कितनी होगी, इस x का 4 गुना यानी कि 4x, और इसकी जो विड्थ रखी जाएगी यानी कि ये जो ब्रेड्थ निकल के इसका आएगा वो कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा इस हाइट का 2 गुना। अब चाहे आप इतनी बड़ी ईंट बना लो
चाहे आप छोटी सी ईंट बना लो, चाहे आप किसी भी साइज या शेप की ईंट बना लो, उसमें इस पर्टिकुलर प्रपोर्शन को फॉलो किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके ऊपर सीयूईटी में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है, या फिर अगर लिखने के लिए आया तो फिर आपको इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना ही करना है, इससे आपको बकायदा मार्क्स मिलेंगे। अब ये तक सोचना कि भाई इस प्रपोर्शन में ही इस्तेमाल करना है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि हड़प्पा वालों को इंजीनियरिंग का ठीक ठाक नॉलेज था, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज में ये एक अच्छा खासा महारत हासिल कर चुके थे आज से 4,500 साल पहले। नहीं तो ये सोचना कि यार एक जैसी ईंटें बनानी है, तो उस वक्त तो आदमी एक जैसी ईंटें बनाने के लिए ये करेगा ना कि भाई एक जैसी दिखती रहे, थोड़ा बहुत इधर उधर का डिफरेंस आ जाए तो चल जाएगा। अपने पूर्वज क्या कर रहे थे इस जमाने में, ऐसी ईंटें बना रहे थे जिनकी लेंथ उसकी हाइट का एग्जैक्टली 4 गुना है, और उसकी विड्थ या फिर उसकी जो ब्रेड्थ है उसकी हाइट का एग्जैक्टली 2 गुना है। इस प्रपोर्शन की ईंटें बना बनाकर अलग अलग शेप और साइज में इस्तेमाल की जा रही थी। ये अपने आप में हमको ये बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर जो है प्लानिंग थी, कहीं पे बहुत बड़े लेवल पर आपके पास में नॉलेज था और बहुत एडवांस नॉलेज था कंस्ट्रक्शन का, जिसका इस्तेमाल किया गया। और सिर्फ मोहनजोदाड़ो की बात नहीं है कि आपको मोहनजोदाड़ो में इस तरीके की ईंटें देखने को मिल रही हों, इस तरीके की ईंटें पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहां जहां आप चले जाओ, अगर आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं तो हर जगह इस प्रपोर्शन की ईंटें आपको देखने को मिलती हैं। अब ये कई 3 ईंटें हैं जो मोहनजोदाड़ो से या हड़प्पन सिविलाइजेशन की अलग अलग जो साइट्स हैं वहां से हमको मिली हैं। अब इन ईंटों को आप कंपेयर कर लीजिए, ये सारी की सारी ईंटें, ये देखिए 4-4,500 साल बाद के बाद भी आज की तारीख में कितनी बढ़िया हालत में, ये ईंटें भी इतने हजारों सालों बाद भी इतनी बढ़िया स्थिति में हमको देखने को मिल रही हैं। ये ईंट भी जो है वहीं से हड़प्पन साइट से ही हमको मिली है। हर जगह आपको यही चीज देखने को मिलती है कि ये जो भी हाइट है इसकी अगर हमने x मान लिया तो ये जो लेंथ है ये उसका हमेशा 4 गुना होगा, और ये जो विड्थ है वो हमेशा उसका 2 गुना होगा। और इसके अलावा इनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि इतने सालों, इतने हजार साल बाद भी जो ये इतनी अच्छी तरीके से वेल प्रिजर्व कंडीशन में है। हर सेटलमेंट में, मोहनजोदाड़ो की ही बात नहीं है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी भी सेटलमेंट में चले जाओ, राखीगढ़ी में चले जाओ, धोलवीरा में चले जाओ, कालीबंगन में चले जाओ, शोरदुगई में चले जाओ, किसी और जगह चले जाओ, हर जगह इसी तरीके की ईंटें, इसी स्टैंडर्डाइज रेशो की ईंटें कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की गई हैं। इससे यह भी समझ में आता है कि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में कंस्ट्रक्शन के जो पैरामीटर्स थे, कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स थी, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी थी, और यह भी अपने आप में एक बहुत फैसिनेटिंग बात के तौर पर निकल कर आता है। अब इन ईंटों की मदद से जो बनी हुई आपकी दीवार है उसकी फोटोग्राफ भी मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। ये इतने हजार सालों के बाद भी इतनी अच्छी स्थिति में हमको देखने के लिए मिल रही है। और ये ईंट एक जो बाहर की तरफ में लगी हुई थी किसी कंस्ट्रक्शन में, उसमें अब देखिए 4-4,500 साल तक इतने मौसम के थपेड़े खाने के बाद भी ये ईंट कितनी अच्छी हालत में। इसको देखकर कोई सपने में नहीं सोच के बोल सकता कि यार ये 4-4,500 साल पुरानी ईंट है और कंस्ट्रक्शन में इतने हजार साल पहले इस्तेमाल हो रही थी, मगर कितनी बढ़िया स्थिति में है। इससे ये भी समझ में आता है कि ना सिर्फ इसका शेप साइज और इसके सिर्फ शेप साइज के बारे में हड़प्पा वालों को अच्छी नॉलेज थी, मगर क्वालिटी की ईंटें कैसे बनानी है, क्वालिटी की ब्रिक्स किस तरीके से बनानी है, जिसकी मदद से बनाया गया आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो टिके और हजारों साल तक टिक जाए। हालांकि इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतने हजार साल तक टिक जाएगा, मगर वो टिके और लंबे वक्त तक टिके, इसकी भी नॉलेज इन लोगों के पास में थी। और ये हड़प्पा की पूरी सिविलाइजेशन और मोहनजोदाड़ो की जो केस स्टडी है इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब ये फोटोग्राफ भी मैंने आप लोगों के लिए लगाया है। ये सीटाडेल की एक बिल्डिंग है, सीटाडेल का जो इलाका था वहां की बिल्डिंग है। अब उसमें देखिए सीटाडेल की इस बिल्डिंग में इन ईंटों को जोड़ के पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया, और ये सारा कंस्ट्रक्शन 4,500 साल पुराना है। देखकर नहीं बोल सकता कोई ये 4,500 साल पुराना है। इतनी बढ़िया स्थिति में ये पूरा का पूरा जो है मॉन्यूमेंट रखा हुआ है, इतनी बढ़िया स्थिति में ये आज की तारीख में जो है प्रिजर्व्ड है। तो ये अपने आप में एक फैसिनेटिंग फैक्ट है, और ये कहीं ना कहीं लोहा मानने पर मजबूर करता है हमें हड़प्पन्स के इंजीनियरिंग का, हड़प्पन्स की कंस्ट्रक्शनल कैपेबिलिटीज का, और उनके पास में जो नॉलेज था उसका, और कहीं ना कहीं उनकी जो ईंटों को बनाने का और ईंटों, उन बनाई हुई ईंटों की मदद से कंस्ट्रक्शन करने की उनकी जो कैपेबिलिटीज थी उसका। चले आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना है उसका नाम है द प्लाइट ऑफ हड़प्पा। इस टॉपिक में अब हम लोग ये देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पहला शहर था जो हमको मिला, जिसका नाम हड़प्पा था, जिसके नाम पर ही हमने फिर पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दिया है, आखिर ये शहर हम लोग अच्छे से सहेज क्यों नहीं पाए, और ये शहर जो है आज की तारीख में जैसा हमको मिला था उस तरीके से अच्छे से प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया। मोहनजोदाड़ो शहर हमको जब मिला, उसकी डिस्कवरी हुई तो उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया, तो आज उसमें जो भी स्टडी वगैरह की गई उसकी मदद से हम बहुत बेहतर तरीके से अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझ पाए, अपने ऐतिहासिक धरोहर को हम लोग बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। मगर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पहला शहर हड़प्पा हमको मिला, उस पर इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई,
तो उसके चलते वो किस तरह से बर्बाद हुआ और हमारा कितना नुकसान हुआ आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग समझेंगे। देखिए हुआ क्या था कि जब हड़प्पा शहर डिस्कवर किया गया था, या डिस्कवर किया गया था भी कहना गलत हो गया, गलती से अगर जब ये हमारे हाथ लगा था, जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये शहर मिला था, तब लोगों को पता ही नहीं था कि ये शहर कितना पुराना है, ये शहर कितना एंशियंट है, और ये किस महान सभ्यता का जो एक शहर है इनके हाथ लग गया है। लोगों को कुछ अंदाजा ही नहीं था कि इनको क्या मिल गया, तो इसका उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया, शुरू शुरू में इतना ज्यादा इस पर फोकस भी नहीं किया गया। एक तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये शहर एक्चुअल में कितना पुराना है। पहले पहल कोशिश ये हुई थी कि इस शहर को एक बुद्धिस्ट शहर मानकर उसी हिसाब से स्टडी करने की कोशिश की गई, मगर जब यहाँ पे भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ मिला ही नहीं, तब फिर लोगों को समझ में आया कि यार ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, किसी और चीज से रिलेटेड है, और फर्दर स्टडी की गई। तब तो जब तक समझ में आ पाता कि ये कितनी एंशिएंट सिविलाइजेशन का शहर है और इस पे प्रॉपर तवज्जो दी जाती, उसके पहले पहल जो इस पूरे इलाके में, पंजाब का ये पूरा इलाका जहां पे हड़प्पा मिला था, यहां पर जो ब्रिक रॉबर्स थे, जो ईंटों की चोरी करने वाले गिरोह थे, उनको इसकी अच्छी खासी खबर लग गई। और तब तक जब तक कि यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी हो पाती, इसका सही तरीके से इसको सहेजने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ कदम उठाए जाते, उसके पहले ब्रिक रॉबर्स ने यहाँ से भर भर कर ईंटें चोरी करी हैं। यहाँ की जो भी बिल्डिंग्स थी, जो भी आपके स्ट्रक्चर्स थे, उसमें से भर भर कर टनों के हिसाब से, किलो के हिसाब से वो लोग ईंटें चुरा चुरा के लेके गए, और नतीजा ये निकला कि हड़प्पा का जो पूरा शहर था वो बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो आज की तारीख में, और जब तक मोहनजोदाड़ो का शहर मिला, तब तक हम लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन का अच्छा खासा अंदाजा लग गया था। समझ में आ गया था कि भारत का इतिहास जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू नहीं होता, वो उसके भी बहुत पीछे जाता है, 4-4,500 5,000 साल पहले तक भारत का इतिहास जाता है। जब तक ये बात समझ में आई और उसके बाद में मोहनजोदाड़ो शहर डिस्कवर हुआ, तो फिर मोहनजोदाड़ो शहर जो है उसको ढंग से सहेज के रखा भी गया। मगर ये बात हड़प्पा जो शहर आपको मिला है उसके ऊपर लागू नहीं हुई। जब हड़प्पा का शहर मिला तब पता ही नहीं था कि कितना पुराना है। जब तक समझ में आया कि ये क्या चीज हाथ लग गई और इसको कितना सहेज के रखने की जरूरत है, तब तक ईंट के जो चोर थे उन्होंने बैंड बजा के रख दी और बड़ी मात्रा में यहां से चोरी की गई, और इसके ईंटों की, और उसके चलते ये पूरा का पूरा शहर बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंगम, जो पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने 1875 में यह बात लिखी थी कि भैया जितनी मात्रा में हड़प्पा से ईंटें चुराई गई हैं, जितनी मात्रा में हड़प्पा से ईंटों की चोरी हुई है, अगर उनको एक के बाद एक अगर हम लोग साथ में रखना शुरू करें उन ईंटों को एक के बाद एक, तो 100 मील के करीब जो है आप रेलवे लाइन बना सकते हो लाहौर से मुल्तान के बीच में। लाहौर से मुल्तान के बीच में लगभग 100 मील का फासला है। तो उनका कहना यह था हड़प्पा से जितनी ईंटें चोरी हुई हैं, अगर इनको बिछाना शुरू किया गया तो दोनों के शहरों के बीच में रेलवे की लाइन बन जाए, इतनी बड़ी जो है लाइन बन जाएगी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी मात्रा में यहां से ईंटों की चोरी हुई। अब जब ये बड़ी मात्रा में ईंटों की चोरी हुई, तो इससे पूरे आपका जो एंशियंट आपके जो बिल्डिंग्स थी जिनको हम लोग स्टडी कर सकते थे, सारी चीजें कर सकते थे, सब बर्बाद हो गया। और इसके बर्बाद होने का नतीजा ये निकला कि आज की तारीख में हम लोग कुछ नहीं जान सकते इसके बारे में कि यहां पर क्या था या क्या नहीं था। इसी के कॉन्ट्रास्ट में तो जितनी भी आपकी एंशियंट स्ट्रक्चर थे यहां पे बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गए। इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो मोहनजोदाड़ो शहर था, जब तक वो मिला तब तक अपने को एक अच्छा खासा अंदाजा लग गया था। तो जैसी इसकी डिस्कवरी हुई, इसके फिर अच्छे से इसकी प्रिजर्विंग अच्छे से की गई, और आज की तारीख में इसको हम लोग अच्छे से बचा के ले गए। एंड इसके चलते फिर यहाँ पर जो भी स्टडी वगैरह की गई, उससे ज्यादा बेटर हमको अंडरस्टैंडिंग या ज्यादा बेटर हमको नॉलेज इस पर्टिकुलर शहर के बारे में या इस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के बारे में हमको मिला है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन देखेंगे उसका नाम है लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स। चलें देखते हैं सर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है इसका नाम है लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स। मतलब पूरी की पूरी जो पानी निकासी की व्यवस्था की गई थी, जो आपका वेस्ट वाटर है, हड़प्पन्स किस तरीके से उस वेस्ट वाटर को निकाला करते थे, उसका पूरा जो सिस्टम है उसको हम लोग इस टॉपिक के अंडर में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इसे, शुरू करते हैं। One of the most distinctive features of Harappan cities was the carefully planned drainage system। मतलब यह कि हड़प्पा के शहरों को जब स्टडी करना शुरू किया गया तब पता चला कि उनकी जो सबसे स्पेसिफिक खासियत जो निकल कर आती है वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो उनको बाकी सारे शहरों से उस टाइम पीरियड के अलग करती है, जो दूसरे सिविलाइजेशंस में बनाए जा रहे थे, वो थी उनकी बहुत ध्यान से केयरफुली करके बनाई गई पानी निकासी की व्यवस्था, या फिर बहुत ध्यान से केयरफुली प्लान करके बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम। इसके बारे में स्टडी करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोट बताता हूं, छोटी सी बात शेयर करता हूं। हड़प्पन्स हुए हैं लगभग 4,500 साल पहले।
4,500 साल पहले भारत का वो हिस्सा जो आज की तारीख में हाल फिलहाल कुछ वक्त तक के लिए पाकिस्तान के पास है, वहां पे हड़प्पा का शहर या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पूरे ये अलग अलग इंपॉर्टेंट शहर थे वो डेवलप हुए। कुछ शहर आपके इंडिया में भी डेवलप हुए, बट प्रोमिनेंटली जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो शहर आज की तारीख में पाकिस्तान में। अब यहां पर इतने हजार साल पहले कोई आदमी या कुछ लोग बैठकर सोचते हैं कि हमें एक शहर बनाना है, पूरा का पूरा शहर प्लान करते हैं और वो शहर बनाए जाते हैं। उसमें फिर बकायदा प्लानिंग के साथ में ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, पानी निकासी की पूरी व्यवस्था की जाती है जिसकी मदद से वेस्ट वाटर को रिजेक्ट किया जाता था। 4,500 साल पहले यह ड्रेनेज सिस्टम बनकर तैयार हुआ था। अभी कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में बड़े जबरदस्त फ्लड आए थे, पाकिस्तान के उस इलाके में जहां पर ये शहर वगैरह बने हुए हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई कि जो आज की तारीख के मॉडर्न शहर हैं वहां पर पानी निकालने की जो पूरी व्यवस्था थी, जो ड्रेनेज का सिस्टम था वो फेल हो गया और सड़कों में पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भरने लगा और सारी चीजें हो गई। हड़प्पन सिविलाइजेशन में 4,500 साल पहले बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम मगर काम कर गया और उसने पूरा का पूरा पानी ड्रेन कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझिएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ऐसे कि 4,500 साल पहले किसी आदमी ने सोच समझकर प्लानिंग के साथ में एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। 4,500 साल के बाद में एक जबरदस्त बाढ़ आती है और वो ड्रेनेज सिस्टम उस बाढ़ में भी काम कर जाता है, सारा का सारा पानी निकाल देता है, सारा का सारा पानी वो आपका बहा के एक तरफ कर देता है। उसी टाइम पीरियड में उस वक्त के जो मॉडर्न शहर है उसका ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इससे हमको दो तीन बातें समझ में आती हैं। एक तो ये लोग जो थे ये जीनियस थे कम से कम कंस्ट्रक्शन के मामले में, और इनकी प्लानिंग कितनी सटीक थी कि 4,500 साल पहले के बाद में एक ऐसा शहर जिसमें अब कोई नहीं रहता उसका ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है, मगर उसी टाइम पीरियड के जो मॉडर्न टाइम के जो शहर है उनके ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जा रहे हैं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज सिस्टम को पढ़िएगा, क्यों ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर इतना इंफेसिस देके पढ़ाया जाता है, आपको शायद इस एनेक्डोट से समझ में आएगा। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो यहां से ये बात क्लियर होती है कि क्यों आपका जो ये केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम है ये सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर है पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो अलग अलग शहर आपको देखने को मिले। एक जगह, दो जगह, तीन जगह ऐसा हो ऐसा भी नहीं है, लगभग हर शहर जहां जहां पे हड़प्पन सेटलमेंट मिला है ये एक फीचर कॉमन है कि बहुत सोच समझ के शहर बसाए गए हैं प्लानिंग के साथ में, और उसमें और ज्यादा प्लानिंग और ज्यादा सोच समझ कर ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं, पानी निकासी की पूरी व्यवस्था की गई है। चले आगे बढ़ते हैं। पहले तो फोटोग्राफ देख लीजिए, ड्रेनेज की पूरी जो अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं। ये 4,500 साल पहले इस तरीके से पूरा ड्रेनेज का सिस्टम बनाया गया। यहां पे कोई घर रहा होगा, उस घर से जो है ये वेस्ट वाटर यहां से आता था और इस नाली के थ्रू ये मेन ड्रेन में शामिल हो जाता था और फिर ये मेन ड्रेन इस पानी को बहाकर आगे ले जाता था। और फोटोग्राफ्स देखिए, ये जो मेन ड्रेन है, ये जो नाली बनाई गई है मेन ड्रेन की, इसकी फोटोग्राफ देखिए। ये जो आपका मेन ड्रेन है उसको कवर किया गया है यहां पर, उसके साथ में एक पैरेलल एक और ड्रेन चल रहा है। पूरी की पूरी व्यवस्था देखिए, कितना सोच समझकर जो है काम किया गया था। और फोटो देखिए, ये इन ड्रेन्स में अंदर उतरने के लिए बकायदा मैन होल्स वगैरह भी जो है बनाए गए थे। मैं पहले वो भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इन ड्रेन्स में अंदर जाने के लिए बकायदा मैन होल्स वगैरह बनाए गए थे, इनके थ्रू आप जा आ सकते थे, इतनी इनकी हाइट रखी गई थी। तो ये सारी चीजें जो है करी गई थी, इससे अपने को समझ में आता है कि कितनी प्लानिंग के साथ में ये सारा काम हुआ होगा। देखिए दोनों तरफ ये आपके घर हैं, घर से ये नाली आ रही है और ये नाली इस मेन ड्रेन के साथ में जुड़ रही है, इसमें ये अपना पानी गिराएगी जो भी आपका वेस्ट वाटर है और उसको बहा के फिर ये आगे लेकर जाएगा। इनकी हाइट हमको समझ में आ रही है कि कितनी ज्यादा है, इनकी विड्थ या फिर इनकी डेप्थ समझ में आ रही है कितनी ज्यादा है। तो एक 4,500 साल पहले इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग हिंदुस्तान में हो रही थी और ये अपने आप में ना सिर्फ गर्व करने की बात है, आश्चर्यचकित करने की बात है, और ये कौतूहल भी पैदा करती है कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इतना ज्यादा जो है सोच समझ के इतनी प्लानिंग के साथ में सारा का सारा काम किया होगा। मैन होल वगैरह, यहाँ पे मैन होल देखिए, ये मैन होल पूरा बनाया गया है उतरने के लिए, बाहर आने के लिए, साथ में पूरा जो ईंटों की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर आप इसके लिए कोई एक शब्द में इसको जो है परिभाषित नहीं कर सकते, ये बस अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो ये फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम की देखी है। अब थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। इफ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। मतलब ये कि जब आप लोअर टाउन का पूरा जो नक्शा है उसको देखते हैं, ये जो पूरी फोटोग्राफ्स ऊपर से ली गई हैं इसको जब आप स्टडी करते हैं तो आपको एक बात समझ में आती है कि लोअर टाउन में पहले आपने सड़कें बनाई थी,
स्ट्रीट्स बनाए थे, और उसके साथ में जो है फिर आपने साथ ही साथ आपने उसके जो है ड्रेनेज का पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन, आपको क्या समझ में आता है कि रोड्स और स्ट्रीट्स जो है उनको पहले बनाया गया था, ग्रिड पैटर्न पे बनाया गया था, और साथ ही साथ ड्रेन्स बनाए गए थे, और उसके बाद में फिर मकानों को बनाया गया। ग्रिड पैटर्न क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये आपकी मेन रोड है। अब इस मेन रोड को अगर कोई साथ में जो सपोर्टिंग रोड्स हैं वो अगर 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही हैं, एक यहां पे बना दी और एक यहां पे बना दी। अब ये जो रोड्स हैं ये आपकी मेन रोड है, और ये जो है आपकी सपोर्टिंग रोड्स हैं। ये 90 डिग्री के एंगल पर अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो इससे होगा ये कि अब इन दो रोड्स के बीच में थोड़ी सी जगह आ गई, यहां पे लोग अपने मकान बना सकते हैं। इसी तरह इन दोनों रोड्स के बीच में यहां पे जो थोड़ी जगह आ गई, यहां पे मकान बनाए जा सकते हैं। इससे होगा ये कि पूरा का पूरा शहर जो है आपका कई सारे ब्लॉक्स और कई सारे सब ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है इसको बोला जाता है ग्रिड पैटर्न। फिर से देख लीजिए एक बार, एक हमारी मेन रोड है, ये थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं, और इसके साथ में सपोर्टिंग रोड से उनको हम लोग अलग कलर से बना देते हैं। ये नीले कलर से हमने सपोर्टिंग रोड्स बना दी, ये नीले कलर से हमने सपोर्टिंग रोड बना दी। एक सपोर्टिंग रोड ये है, एक सपोर्टिंग रोड ये है, एक सपोर्टिंग रोड ये हो गई, एक सपोर्टिंग रोड ये हो गई। अब ये जो सपोर्टिंग रोड्स हैं अगर ये आपकी मेन रोड के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं या कट करती हैं या फिर 90 डिग्री के एंगल पे मीट करती हैं, तो ये जो पूरा सिस्टम या पैटर्न बनकर आता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर कि इन दोनों रोड्स के बीच में यहां पर आपके पास में एम्प्टी स्पेस या खाली स्पेस आ गया, यहां पे स्पेस है, यहां पे स्पेस है। तो एक तरीके से अब यहां पर इस खाली स्पेस में आप मकान बना सकते हो, दुकान बना सकते हो, पार्क बना सकते हो, जो आप बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो रिहाइश का जो इलाका है यहां पे तैयार हो जाएगा, रिहाइश का इलाका यहां पे तैयार हो जाएगा, यहां पे घर हो जाएंगे, यहां बन जाएंगे, यहां बन जाएंगे, यहां बन जाएंगे। इससे होगा ये कि पूरा का पूरा जो आपका बड़ा शहर है वो कई सारे ब्लॉक्स और कई सारे सब ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन का जो ये तरीका है, ये जो पैटर्न है, इसको बोला जाता है ग्रिड पैटर्न। तो अब यहां पे इसको जरा हम लोग इस मैप पे जरा ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये जो फोटोग्राफ है ये मेन रोड है, ये जो फोटोग्राफ है इसमें ये आपको मेन रोड देखने को मिल गई, और ये मेन रोड के साथ में यहाँ पे छोटी छोटी ये गलियां मीट कर रही हैं। ये सारी की सारी गलियां 90 डिग्री के एंगल पे मीट कर रही हैं। अब ये जो दो गलियां हैं जो इस मेन रोड के साथ में मीट कर रही हैं, उसके बीच में ये जो स्पेस है यहां पर आपने एक मकान बना दिया। इसी तरीके से अगर हम लोग इस तरफ से देख लें, ये आपकी मेन रोड है, एक गली यहां पे आके मीट कर रही है और एक गली यहां पे आके मीट कर रही है। बीच का जो ये स्पेस है इसमें आपने एक मकान बना दिया, यहां पे आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। इसी तरह से एक गली ये मीट कर रही है और एक गली ये मेन रोड की मीट कर रही है। यहां पर जो जगह थी आपने यहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया। यही चीज आपने बाकी पूरे भी शहर में जो है यही पैटर्न फॉलो किया है। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आती है इसको ढंग से स्टडी करने के बाद में कि यार इन लोगों ने ग्रिड पैटर्न जो है वो बनाया था। ग्रिड पैटर्न के ऊपर इन्होंने पहले रोड बनाई है, रोड के साथ में इन्होंने फिर ड्रेन बनाए हैं, और उसके बाद में फिर मकान बनाए हैं, और फिर उसके बाद फिर आके लोग यहाँ पे मकानों में रहे हैं। ये बात अपने को यहाँ पे निकल के आती है। एक और प्लान देखिए, ये मेन रोड है, ये आपकी मेन रोड हो गई। इस मेन रोड में एक रोड ये मिल रही है, एक ये छोटी रोड मिल रही है, बीच में ये जो जगह है यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। इसी तरीके से एक ये मेन रोड, ये दो रोड्स हो गए, इनके बीच में यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया। इस मेन रोड को यहाँ पे जोड़ती हुई एक रोड बन गई, यहाँ पे जोड़ती हुई एक रोड बन गई, इसके बीच में यहाँ इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये मेन रोड है, इस पे ये दो तीन रोड्स आके जुड़ रही हैं, उसके बीच में आपने फिर कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये मेन रोड है, इस पे फिर और इसके साथ में दो तीन रोड जुड़ रही हैं, और यहाँ पे आके आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो यहां से ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। और ये देखिए कि इतना बड़ा शहर जो है इसको कई सारे ब्लॉक्स और सब ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया, एक पूरा का पूरा ये ब्लॉक तैयार हो गया, एक ये ब्लॉक बन गया, एक ये ब्लॉक बन गया, एक ये बन गया। इस तरीके से पूरा शहर आपका कई सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स और सब ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। इससे फायदा ये होगा कि अब इस पूरे के पूरे शहर की गवर्नेंस आसानी से हो सकती है। अलग अलग ब्लॉक्स के इलाकों को आप नाम दे दीजिए। अब अगर कहीं पे कोई समस्या है तो आपको पता है कि आपको कहां जाना है उसके नाम की मदद से। और इससे एक तो
आप पुलिसिंग अच्छे से कर सकते हो, गवर्नेंस आप ठीक दे सकते हो, और अगर कहीं पे कुछ एक्टिविटी हो या फिर कुछ गतिविधि हो तो जल्दी से जल्दी आप वहां पे पहुंच सकते हो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे निकल कर आया। इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वेर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ड अलोंग देम। वही बात जो मैंने कही कि पूरी की पूरी चीज को स्टडी करके ये समझ में आता है कि पहले आपने रोड बनाई, रोड के साथ में आपने उन्हीं के साइड बाय साइड जो है साइड बाय साइड आपने ड्रेन्स वगैरह बनाए, और उसके बाद में फिर आपने मकानों को बनाया। इसको फिर से हम लोग एक बार ड्राइंग बोर्ड पे देख लेते हैं कि आपने किया यह है, पहले ये बड़ी रोड बना दी, बड़ी रोड के साथ में आपने छोटी छोटी रोडें बना दी, अभी मकान वकान कुछ नहीं बनाए, प्लान आपके दिमाग में है कि इनके बीच में जो जगह है वहां पे मकान बनाए जाएंगे। उसके बाद आपने किया ये कि ये रोड आपने बना ली, तो फिर इस रोड के साथ ही साथ आपने साइड बाय साइड एक ये नाली बनाई, और यहाँ ये मेन ड्रेन जो है एक मेन नाली आपने बना दी। इस तरीके से यहां से एक नाली बनाई और इसको जोड़ दिया, यहां से एक नाली बनाई और उसको जोड़ दिया। इस तरीके से आपने इस तरीके से पहले आपने रोड बनाए, रोड के साथ में आपने ड्रेन बनाए, और सब ये सारी व्यवस्था हो जाने के बाद में फिर आपने मकान बनाया और उनको फिर इन ड्रेन्स के साथ में कनेक्ट किया। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ये एक मेन रोड हो गई, इस मेन रोड के दोनों तरफ आपने कनेक्टिंग रोड बना दी। लेट से एक कनेक्टिंग रोड ये बन गई और एक कनेक्टिंग रोड ये बन गई, ठीक। अब इन्हीं कनेक्टिंग रोड्स के साथ में फिर आपने किया ये कि एक ये नाली बना दी और एक ये मेन नाली बना दी। ये मेन नाली इस तरीके से आपकी चली हुई आ रही है, ठीक है, और उसके साथ में आपने ये सपोर्टिंग नाली जोड़ दी। इसी तरीके से एक ये मेन नाली आपकी आ रही है और उसके साथ में आपने ये नाली जोड़ दी। अब ये पूरा यहाँ पे और ये पूरा यहाँ पे दोनों तरफ जो है आपने इस तरीके के ये ड्रेन्स भी बना दी है और साथ में आपकी रोड्स भी बना दी। पहले ये पूरी की पूरी व्यवस्था आपने बना के तैयार कर दी। उसके बाद फिर इसके बीच में जो स्पेस बना है इसमें आपने मकान बना दिए और इन मकानों को फिर इस ड्रेन के साथ में जोड़ दिया, ताकि ये जो मकान है ये अपनी पानी जो भी आपका वेस्ट वाटर है इसमें ड्रेन्स वगैरह में ट्रांसफर कर दें, और फिर ये पानी आपका मेन ड्रेन में आ जाता था और उसके बाद में ये फ्लो करके बाहर निकल जाता था। ये जो है पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी और ये अपने आप में बड़ी शानदार किस्म की व्यवस्था थी। तो इस पूरे के पूरे जब आप मैप को स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें जो अभी हम लोगों ने देखी, इसके पहले वाला जो ये पैटर्न हम लोगों ने देखा, इसके पहले ये जो हमने पूरा मैप देखा, इसके पहले ये जो फोटोग्राफ्स हमने देखी हैं, इन सबको देखकर ये निष्कर्ष आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला है कि ग्रिड पैटर्न पे पूरी व्यवस्था की गई थी। और उसमें भी ये क्लियर कट समझ में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि पहले रोड बनाई गई है, रोड्स के साथ में आपने ड्रेन बना दी है और उसके बाद में फिर जब ये सारी व्यवस्था हो गई तब आपने मकान बनाना शुरू किया। इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट। इसमें एक बात और निकल कर आती है कि अब अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो पानी है, सारा का सारा जो भी आपका डोमेस्टिक खर्चे का पानी है, घर में जो भी खर्चे का पानी इस्तेमाल हुआ है, आपके नहाने धोने के बाद में, बर्तन वगैरह मांजने के बाद में, वॉशरूम वगैरह यूज करने के बाद में, वो सारा पानी ड्रेन से होता हुआ मेन ड्रेन में चला जाए, तो उसके लिए जरूरी यह था कि आपके मकान की कम से कम एक दीवार जो है उसको एक दीवार जो है वो रोड की तरफ होना जरूरी थी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये अपना मेन ड्रेन है जो आपका सारा का सारा जो पानी निकासी लेकर जाएगा, उसमें ये जो ड्रेन है, लेट से ये नाली जो है जाके उस मेन ड्रेन में गिरती है। अब आपका घर अगर यहाँ पे बना हुआ है तो आपके घर की कम से कम एक दीवार जो है इस रोड की तरफ होना जरूरी है, जिसकी इस नाली की तरफ होना जरूरी है, जिसकी मदद से एक छोटा सा ड्रेन जो है यहाँ से बना के इससे कनेक्ट किया जाएगा आपके घर को। लेट से एक घर ये बना हुआ है, इसकी भी एक दीवार इस नाली की तरफ होना जरूरी है, ये जो रोड बनी हुई है जिसके साइड में नाली बनी हुई है उसकी तरफ होना जरूरी है, और इसको कनेक्ट कर दिया। अब इन घरों का जो भी खर्चे का पानी है वो सारा का सारा पानी इसमें गिरेगा और वो फिर आपका मेन जो ड्रेन है उसमें जाके गिरेगा और उसकी मदद से फिर जहां पे भी उसको निकालना चाहते हैं निकाल देंगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टडी करने से ही अपने को समझ में आता है कि अगर डोमेस्टिक पानी ताकि ये आपका मेन ड्रेन में चला जाए, स्ट्रीट का जो मेन ड्रेन है उसके साथ में उसमें जाके गिरे और फिर वो जो है उसको मेन ड्रेन में गिरा दे, उसके लिए जरूरी यह था कि हर एक मकान जो है नालियों के साइड उनकी जो एक दीवार जो है कम से कम नालियों को फेस करती हुई बनाई जाए स्ट्रीट की तरफ, एंड उस तरफ की दीवार के साथ में जो है फिर या फिर उस तरफ की दीवार के साथ में बाथरूम जोड़ के बनाया जाता था और वो सारा का सारा पानी फिर यहाँ पर जो भी वेस्ट वाटर था वो यहाँ पर सप्लाई करता था। ड्रेनेज सिस्टम्स वेर नॉट यूनिक टू लार्जर सिटीज बट वेर फाउंड इन स्मॉल सेटलमेंट्स एज वेल. At Lothal, for example, while houses were built of mud bricks, drains were made of burnt bricks.
तो अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों ने देखा, इस तरीके का एडवांस ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ आपको बड़े बड़े शहरों में जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया या इस तरीके के बड़े शहरों में देखने को मिलता था। ये लगभग लगभग हर बड़े छोटे शहर में इसी तरीके का ड्रेनेज सिस्टम या इसी तरीके की ड्रेनेज की व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चाहे बड़े शहर हों चाहे छोटे सेटलमेंट्स देखने को मिले हों, हर जगह ड्रेनेज का सिस्टम जो है एक जैसा था। ऐसा नहीं था कि आपको जैसे मेट्रो हो गया, हर शहर में तो मेट्रो नहीं है, जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें मेट्रो देखने को मिलती है, हर छोटे शहर में मेट्रो नहीं होती। तो वैसी वाली बात नहीं थी कि सिर्फ अच्छे अच्छे और बड़े बड़े शहर जो थे या बड़ी सेटलमेंट जो थी वहीं पर आपको ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था अच्छी देखने को मिलती है। छोटा बड़ा डजंट मैटर किस तरीके का सेटलमेंट था, मगर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था हर जगह बहुत बढ़िया थी। लोथल का एग्जाम्पल और एक इसमें बात जोड़ता है या फिर और चार चांद जोड़ता है कि लोथल में कई सारे घर आपको ऐसे देखने को मिले जो उन ईंटों से बनाए गए थे जिनको सिर्फ सूरज की रोशनी में सुखाया गया था। मतलब आपने मिट्टी ली, मिट्टी को आपने ईंटों के रूप में शेप दिया और उसके बाद सूरज की रोशनी में सुखाया और सुखाने के बाद में आपने उसकी मदद से घर बना लिया। मगर हड़प्पा वालों को या हड़प्पन्स को यह बात समझ में आ गई थी कि इस तरीके की ईंटों का इस्तेमाल अपन लोग ड्रेनेज की व्यवस्था में नहीं कर सकते, क्योंकि पानी जो है वो मिट्टी को बहा के ले जाएगा। तो भले ही घर आपके कच्ची मिट्टी के बने हो या फिर घर आपके भले ही चाहे आपका कच्ची ईंटों के बने हो, मगर जो आपके ड्रेनेज थे वो सारे के सारे पक्की ईंटों के बने थे, सारे के सारे आग में पकाई गई ईंटों के बनाए गए थे, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि पकाई हुई ईंटें जो हैं उनमें से आप लगातार अगर पानी बहाओगे तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिस्टम इंटैक्ट रहेगा। मगर अगर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करोगे तो वो मिट्टी गलकर ले जाएगा और ड्रेनेज का पूरा सिस्टम या पूरी की पूरी व्यवस्था फेल हो जाएगी। ये भी अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। चल आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। अब ये जो मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड के नाम से एक छोटा सा ब्लॉक दिया हुआ है, उसमें अब हम लोग स्टडी करेंगे। एक आपके विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर क्या कमेंट किया था, थोड़ा सा उसको हम लोग देखेंगे। चले पढ़ते हैं। अबाउट द ड्रेन्स मैक्के नोटेड इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। मैके एक आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, तो जब उन्होंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को स्टडी किया उसके बाद में वो कहते हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एंशियंट ड्रेनेज सिस्टम्स की अगर बात की जाए या इस तरीके के किसी एंशियंट सिस्टम की बात की जाए जिसको किसी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के लिए बनाया गया था, तो इससे ज्यादा कंप्लीट सिस्टम या इससे ज्यादा कंप्लीट मैकेनिज्म वाला सिस्टम आपको दुनिया में कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता। थोड़ा सा समझते हैं। आप चाहते हैं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर काम हो, उसके लिए आपने पूरा का पूरा मैकेनिज्म बनाकर तैयार किया। अब वो मैकेनिज्म वक्त के साथ में उसमें से कुछ चीजें टूटकर अलग हो गई, कुछ चीजें बिखर गई, कुछ चीजें क्लियर नहीं रही, तो 4-5 हजार साल बाद में आपको वो मैकेनिज्म के कुछ अवशेष मिले। अब उनको जोड़कर आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली ये किस काम के लिए इस्तेमाल में किया जाता रहा होगा, किस काम के लिए यूज होता रहा होगा, मगर एक्यूरेटली आप कुछ नहीं कह सकते कि ये जो भी चीज थी, ये जो भी मैकेनिज्म था, ये पूरा कैसा था कैसा नहीं था। अब अगर इसी की जगह वो पूरा मैकेनिज्म आपको जस का तस अगर इंटैक्ट मिल जाता है तो उसके बारे में सटीक अनुमान लगाया जा सकता था कि ये मैकेनिज्म किस चीज के लिए इस्तेमाल होता था। तो मैके साहब इसके लिए आपका जो पूरा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए जो मिला है उसके बारे में ये कहते हैं कि अभी तक एंशियंट हिस्ट्री के एंशियंट जो भी सिस्टम्स हमको देखने के लिए मिले हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए या किसी एक पर्टिकुलर प्रयोजन के लिए बनाए गए थे, उसमें सबसे ज्यादा जो कंप्लीट सिस्टम के तौर पर हमको देखने को मिलता है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम। Every house was connected to the street drains. The main channels were made of bricks set in mortar and were covered with loose bricks that could be removed for cleaning. मतलब ये कि हर एक जो घर था उसको स्ट्रीट के ड्रेन के साथ में कनेक्ट किया गया था। वही बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहां पर दिखाई थी कि ये आपका मेन ड्रेन है, मेन ड्रेन को जोड़ते हुए यहां पर एक और ड्रेन बनाया गया है, और यहां जो मकान थे, जितने भी मकान बनाए गए थे उन सबको फिर इस ड्रेन के साथ में कनेक्ट किया गया। ये अपना जो भी वेस्ट वाटर था वो यहां पर सप्लाई कर देते थे और ये वेस्ट वाटर फिर बहकर आपके मेन ड्रेन में चला जाता था। बस वही बात यहां लिखी है कि हर एक जो घर था उसको स्ट्रीट के ड्रेन के साथ में कनेक्ट किया गया था। अब ये जो स्ट्रीट के ड्रेन के साथ में कनेक्ट किया गया था, ये ड्रेन इस मेन चैनल में या फिर इस मेन ड्रेन में लाके सारा का सारा पानी वगैरह छोड़ देता था। तो इस पर इनका कहना यह है कि ये जो मेन चैनल था ये उन ईंटों से बनाया गया था जिनके ऊपर मोर्टार लगाया गया था। इन ईंटों यहाँ पे वो ईंटें इस्तेमाल की गई थी, एक तो पकी हुई ईंटें इस्तेमाल की गई थी जिनको आग में पकाया गया था, प्लस उसके ऊपर मोर्टार वगैरह लगाकर अच्छे से उनकी सीलिंग की गई थी। मोर्टार इस्तेमाल होता था आपका सीमेंट की जगह पे, जैसे आज की तारीख में सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह पुराने टाइम पीरियड में मोर्टार का इस्तेमाल कर हम लोग इस तरीके से ईंटों को आपस में
जैसे सीमेंट का एक पूरा पेस्ट लगाया जाता है उस तरीके की पेस्टिंग वगैरह किया करते थे। तो ये मोटा चूने वगैरह से इसको बनाया जाता था। तो मोटार जो है इसको इसकी मदद से जो है इन सारी ईंटों को सेट करने के बाद उसके ऊपर एक लेयरिंग की जाती थी अच्छे से इंटैक्ट रखने के लिए। एंड बीच बीच में इसको पूरा कवर भी किया जाता था और बीच बीच में उसके ऊपर जो है लूज ब्रिक्स रखी जाती थी। तो मेन चैनल आपने पूरा का पूरा ईंटों से, मेन ईंटों से बना, आपका बर्न्ट ईंटों से बना लिया, उसके ऊपर मोटार लगा दिया एंड उसके ऊपर फिर आपने लूज ब्रिक्स रख दी। यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आपने बना लिया, उसके ऊपर एक एक करके इस तरीके से आपने ईंटें जो हैं जमा दी। अब अगर आपको कहीं पर सफाई करनी है तो इन ईंटों को आप अलग हटा दीजिए, सफाई करके फिर से आप इनके ऊपर ईंटें रख दीजिए। तो इस तरीके से ना सिर्फ उन्होंने पूरी पानी निकासी की व्यवस्था अच्छे से बनाई थी, मगर ये भी इंश्योर किया था कि अगर कहीं पर कुछ जाम हो जाती है, सिस्टम वगैरह अगर कहीं जाम हो जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए भी बस आपको ईंटें हटा के एक तरफ करनी है और उसके बाद में आप सफाई करने करके फिर से उन ईंटों को रख दीजिए। इससे जो पानी है अगर कहीं पे रुका हुआ है, बदबू वगैरह आ रही है, तो वो सारी चीजें भी नहीं होंगी, साफ सफाई भी अच्छे से हो जाएगी और साफ सुथरा भी जो है आप पूरा का पूरा माहौल रख सकते हो। तो ये सारी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी। इन सम केसेस लाइमस्टोन वॉज यूज्ड फॉर कवर्स। कई जगहों पर लाइमस्टोन का इस्तेमाल भी किया गया था कवरिंग वगैरह करने के लिए। हाउस ड्रेन्स फर्स्ट एम्प्टीड इनटू अ सम्प और सेसपिट इनटू विच सॉलिड मटेरियल सेटल्ड while waste water flowed out into the street. Very long drainage channels were provided at intervals with sump for cleaning. मतलब ये कि जो आपका घर है, ये आपका मेन घर है, तो इससे जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो पहले एक संप में या फिर एक चेंबर में इकट्ठा होता था और इस चेंबर से फिर जो पानी था वो आपके ड्रेन में गिरता था, जो आपका कनेक्टिंग ड्रेन था, और वो फिर पानी जो है मेन ड्रेन में जाके गिरता था। इसका फायदा ये होता था कि जितना भी सॉलिड वेस्ट था वो सारा का सारा यहीं पे इकट्ठा होकर रह जाता था और पानी जो है वो बह के आगे निकल जाता था। अब ये जो यहाँ पर जो भी आपकी गंदगी इकट्ठी हो रही थी, इस गंदगी को फिर ये मेन जो संप है इसको खोलकर इस चेंबर को साफ कर कर वो सारी गंदगी यहाँ से निकाली जा सकती थी। ये सारी की सारी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई थी। ये बहुत, आप कह सकते हैं अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत आप कह सकते हैं अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इतनी सारी छोटी छोटी चीजें इन लोगों ने सोची थी, इतनी सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा था। नहीं तो करने को तो ये भी किया जा सकता था कि इसको डायरेक्ट आप मेन ड्रेन से कनेक्ट कर दो, ये जो आपकी नाली जा रही है, और ये इसमें जाके सारा पानी गिरा देगी। मगर इनको पता था ये कि अगर यहाँ पे सिर्फ पानी नहीं आना, यहाँ पर सॉलिड जो वेस्ट है उसको भी इकट्ठा होना है, तो वो सॉलिड वेस्ट अगर यहाँ पे बहकर आएगा तो वो चोक करेगा, वो जाम करेगा। उस तक का इंतजाम यहाँ पे इन लोगों ने किया था कि घर से जो भी आपका वेस्ट पानी आ रहा है उसको पहले किसी चेंबर में या किसी संप पिट में इकट्ठा कर लो, उसमें जितना भी सॉलिड मटेरियल है वो सारा का सारा जो है इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद में फिर उसको आपका कनेक्टिंग ड्रेन से कनेक्ट करो और फिर वो जो है आपका मेन ड्रेन से कनेक्ट कर दो। यहां तक जो है चीजें सोची गई थी, यहां तक जो है चीजों का ध्यान रखा गया था। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वेर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विद सम्स फॉर क्लीनिंग। बीच बीच में कई जगहों पर आपने फिर उसमें चैनल्स वगैरह भी बनाए थे। आप इस तरह से कह सकते हैं कि उसमें उतरने की व्यवस्था तक बनाई गई थी, मैनहोल वगैरह बना के, कि अगर कहीं पर इसके इतना सब करने के बाद भी अगर कहीं कुछ जाम लगता है, कहीं पर अगर कोई चीज अटक जाती है, तो नीचे उतरकर उसको साफ किया जा सके। ये सारा कंस्ट्रक्शनल फीचर्स भी जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। It is a wonder of archaeology that little heaps of material, mostly sand, have frequently been found lying alongside drainage channels, which shows that the debris was not always carted away when the drain was cleared. From Ernest Mackay, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। कई जगहों पर हमने को यह भी देखने को मिला है कि ये जो ड्रेन साफ किए गए थे, तो इनमें से फिर जो भी गंदगी वगैरह निकली होगी उसको वहीं पर उस ड्रेन के साइड में शायद इकट्ठा करके रख दिया होगा और उस ड्रेन को बंद करके सामने वाला चला गया होगा। वक्त के साथ में उसमें से बाकी सारी चीजें तो खत्म हो गई, मगर जो रेत थी जो पानी के साथ में बहकर ड्रेन में आ गई होगी, जिसको फिर निकाल कर बाहर साफ करके रखा गया होगा, तो उसका जो ढेर है कई जगहों पर आपको ड्रेन के साइड में देखने के लिए मिलता है। तो मैके इस बात पे कहते हैं कि आर्कियोलॉजी का ये भी अपने आप में एक देखिए एक वंडरफुल बात यह है कि ये पूरा का पूरा शहर इस तरीके से दबा था मिट्टी के नीचे कि वो जो रेत के की जो ढेली बनी थी, रेत के जो छोटे छोटे टीले बने थे ड्रेन के साइड में, आपको वो तक जो है प्रिजर्व हालत में मिल गए। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि सारा का सारा ड्रेन अगर कहीं पर साफ होता था तो उसके अंदर की गंदगी एक ही वक्त पर उठाकर जो है सामने वाला आगे लेकर नहीं जाया करता, अपने साथ में लेके कहीं और नहीं जाता था। कई बार वो साफ करके गंदगी जो है वहीं छोड़ के चला जाता था साइड में रखकर। मतलब ये कि जो लोग वहां पे रहते थे या तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उस गंदगी को बाहर फेंक कर आए, या फिर किसी और की ड्यूटी लगाई जाती थी उस गंदगी को बाहर फेंक कर आने के लिए। इतनी सारी चीजें अपने को ना सिर्फ ये बताती हैं कि इंजीनियरिंग मार्वल था ये अपने आप में, मगर साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि लोगों को बाकायदा ड्यूटीज दी गई थी अलग अलग तरीके की जो उनको परफॉर्म करना होती थी। ये सारी की सारी बातें अपने को पता
चलती हैं अर्नेस्ट मैक्के जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके रिकॉर्ड से, जिन्होंने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नाम का एक रिकॉर्ड 1948 में लिखकर छोड़ा था। एनसीईआरटी में इसका एक पूरा ब्लॉक दिया गया था, वो एज इट इज ब्लॉक मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रिप्रोड्यूस किया है, तो उससे अपने को इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब बना लिया गया, ये आपकी सड़कें बना ली गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो मकान बनाए गए वो किस तरीके के थे, अब थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा कंसेप्ट अपन लोग अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। चलें देखते हैं। The lower town at Mohenjo-daro provides example of residential buildings. Many were centered on a courtyard with rooms on all sides. The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. मतलब ये कि जब हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो का पूरा लोअर टाउन स्टडी करना शुरू किया और वहां पर हमको जो मकान मिलना शुरू हुए वो लगभग लगभग एक जैसे थे। जैसे कहीं पर कोई हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बनाई गई हो या कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी बनाई गई हो तो वहां पे जनरली एक ही जैसे मकान बनाए जाते हैं। अगर आप एलआईजी की कैटेगरी के मकानों में रहते हैं, लोअर इनकम ग्रुप के मकानों की कैटेगरी में, तो वो अलग तरीके के होते हैं। अगर आप एमआईजी की कैटेगरी में रहते हैं तो फिर वो यानी कि मीडियम इनकम ग्रुप के जो आपके मकान होते हैं उसकी कैटेगरी अलग होती है। हायर कैटेगरी के जो आपकी इनकम ग्रुप के जो मकान है एचआईजी, उनकी अलग होती है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी अलग होती है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के मकान होते जरूर हैं, बट इनमें एक बात देखिएगा, एचआईजी के मकान होंगे तो वो सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, एमआईजी के मकान होंगे तो वो भी सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, एलआईजी के सारे मकान जो हैं वो पूरी श्रृंखला अपने आप में एक जैसी है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही बात लागू होती है। तो पॉइंट ये निकल कर आता है कि जैसे हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनीज होती हैं या फिर कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी होती है, एक कैटेगरी या फिर एक वैरायटी के जो मकान बनाए जाते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हम लोग मोहनजोदाड़ो के लोअर टाउन को देखते हैं तो वहां पर हमको एक जैसी कैटेगरी, एक जैसे जो है सिमिलर मकान देखने को मिलते हैं। यहां से हमको ये बात समझ में आती है कि यहाँ ये जो पूरा लोअर टाउन का इलाका था ये रेसिडेंशियल इलाका था। जैसे आज की तारीख में रेसिडेंशियल कॉलोनीज होती हैं उसी तरह से उस जमाने में भी एक जैसे मकान बना के लोगों को दिए गए थे और लोग यहाँ पे फिर इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज में रहा करते थे। तो लोअर टाउन एक एग्जांपल है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का। यहां से हमको समझ में आता है कि वो मकान या फिर वो बिल्डिंग्स या फिर वो कंस्ट्रक्शन कैसा था जहां पे हड़प्पन्स रहा करते थे। मैक्सिमम मकान जो है उसमें हमको एक बात कॉमन देखने को मिलती है, जो पैटर्न है वो इस तरीके से है कि सेंटर में मकान के एक कोर्टयार्ड होता है। कोर्टयार्ड को अपन लोग हिंदी में बोलते हैं आंगन। एक बीच में आंगन या फिर एक खाली जगह छोड़ी गई है और उसके चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं। और ये यहां से एक बात समझ में आती है कि ये शायद आंगन जो था यहाँ पे सारी गतिविधियां घर की मेन होती थी। जैसे आज की तारीख में आपका एक बेडरूम होता है, एक लिविंग रूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, एक किचन होता है और उसके अलावा बाथरूम होते हैं। इसी और ज्यादातर आपकी जो एक्टिविटीज हैं दिन की वो लिविंग रूम में होती हैं। टीवी लगी हुई है तो लिविंग रूम में रहती है, सब लोग बैठ के देखते हैं। डिनर भी कई बार अगर डाइनिंग टेबल पे कर रहे हैं तो वो लिविंग रूम में रखा रहता है, नहीं तो ऐसे नीचे बैठ के अगर आप करोगे तो वो भी। बाकी जो मेन एक्टिविटीज हैं, उठना बैठना फॉर्मल आपके घर वालों के साथ में, वो भी आप लिविंग रूम में करते हो। तो जिस तरीके से आज की तारीख में लिविंग रूम आपके घर की मैक्सिमम एक्टिविटीज का सेंटर है, ज्यादातर गतिविधियां आप वहीं पे करते हो, उसी तरह से इस टाइम पीरियड में मोहनजोदाड़ो के लोअर टाउन में जो मकान हमको देखने को मिले, जो रेसिडेंशियल मकान है जिसमें लोग रहा करते थे, उसकी कॉमन बात क्या निकल कर आ रही है? उसमें कॉमन ये निकल कर आ रहा है कि उस मकान में खाली स्पेस है जिसको अपन लोग कोर्टयार्ड बोल रहे हैं या फिर जिसको हिंदी में हम लोग आंगन बोलते हैं। इसके चारों तरफ में कमरे बनाए गए हैं। अब कोई कमरा खाना बनाने के लिए होगा, कोई कमरा रहने के लिए होगा, कोई किसी का कमरा होगा, कुछ होगा, मगर मेन एक्टिविटी जो थी वो इस कोर्टयार्ड में होती थी और सारे कमरे जो थे इसके चारों तरफ में बनाए गए थे। इसका अब जो मकान हमको वहां पर देखने को मिले हैं उसका फिर लोगों ने जो है स्टडी किया और उसके फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह की, उसमें एनिमेशन वगैरह डाला और उसकी मदद से फिर एक मॉडल बनाकर तैयार किया कि मोर और लेस ये मकान कैसा दिखता रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का जो है मॉडल निकल कर आया है। देखिए थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बीच में आपको कोर्टयार्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये कोर्टयार्ड या फिर ये आंगन हो गया जहां पर सारी गतिविधियां चल रही हैं। एक तरफ उसके बाथरूम हो गया और बाकी चारों तरफ फिर आपके बाकी जो चारों तरफ जो है मकान हो गए, बाकी चारों तरफ आपके कमरे हो गए। ये जो बाकी अलग अलग कमरे हैं ये बीच में कोर्टयार्ड है और यहाँ पे सारी गतिविधियां वगैरह चल रही हैं। तो ये एक कॉमन मॉडल निकल कर आया। इससे ये समझ में आया कि एक सर्टेन तरीके ये एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ में बनाए गए थे कि ज्यादातर वक्त जो है घर वाले साथ में बिताएंगे या घर की महिला के पुरुष जो है वो बाहर काम पे जाएंगे और महिलाएं घर पे रहेंगी, तो ज्यादातर गतिविधियां जो है वो साथ में बैठकर आंगन में होती हैं। तो वो सारी गतिविधियां हो गई। गर्मियों में बैठना हो गया, जो भी आपके मेन काम है वो कोर्टयार्ड में होना है, इसलिए कोर्टयार्ड सेंटर है और उसके चारों तरफ में मकान के जो दूसरे कमरे हैं उनको बनाया गया। बस वही बात यहाँ पे लिखी है कि मैक्सिमम मकान जो थे
उसमें कोर्टयार्ड सेंटर में होता था और उसके चारों तरफ में रूम होते थे। जितनी भी मेजर एक्टिविटीज थी घर की, खाना बनाना हो गया, वीविंग यानी कि आपके जो भी वीविंग का जो भी काम हो रहा है, जो भी आपको अगर कुछ बुनाई करनी है, कुछ कढ़ाई करनी है, वो सारा काम यहाँ पर हो रहा है। खास तौर पे अगर गर्मियों के मौसम की बात की जाए तो ये पूरा इलाका क्योंकि बड़ा हवादार है, खुला हुआ है, तो यहाँ पर आसानी से आप बैठ सकते हो, उतनी गर्मी आपको महसूस नहीं होगी। इसलिए ये सारा का सारा ध्यान रखते हुए कोर्टयार्ड के चारों तरफ सेंटर करके ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया था। ये एक और फोटोग्राफ देखिए, इसमें भी यही बात और ज्यादा क्लियर होकर निकल कर आ रही है। देखिए ये एक और फोटोग्राफ देखिए, बीच में ये आंगन बना दिया, कोर्टयार्ड बना दिया और उसके चारों तरफ फिर आपके दूसरे कमरे बना दिए। अलग अलग कमरों में अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं, मगर मेन जो एक्टिविटी है वो इस कोर्टयार्ड में हो रही है। मेन जो जो भी आपका उठना बैठना खाना पीना है वो सारा का सारा इस आंगन में या फिर इस कोर्टयार्ड में करवाया जा रहा है। What is also interesting is an apparent concern of privacy. There are no windows in the walls along the ground level. Besides, the main entrance does not give a direct view of the interior of the courtyard. ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन को इस तरीके से किया गया है कि मकान के अंदर रहने वाले लोगों की प्राइवेसी जो है वो किसी तरीके से इंपैक्ट ना हो, किसी तरीके से इफेक्ट ना हो, इस बात का ध्यान दिया गया है। जो आपका ग्राउंड लेवल पर जो मंजिल देखने को मिलती है, जो ग्राउंड लेवल है, उस पे दीवारों पे किसी भी तरीके की जो है दीवारों पे किसी भी तरीके की विंडोज वगैरह नहीं बनाई गई। किसी भी तरीके की विंडोज ना होने से ये बात है कि कोई भी अगर आ रहा है जा रहा है तो वो आपको खिड़की से अंदर झांक कर नहीं देख सकता। अब वो खिड़की से अंदर झांक के नहीं देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब अपना बिना इस कंसर्न के कि कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, आप अपनी जो भी प्राइवेट लाइफ जीना चाहते हो जी सकते हो। तो यहाँ पे इस प्राइवेसी का बहुत कंसर्न दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर या फिर जो आपका पहला लेवल होता है, इस पर किसी भी तरीके की कोई विंडोज ना बनाना, ये दिखाता है इस बात को कि प्राइवेसी लोगों की इंपैक्ट ना हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। दूसरी बात यह कि अगर आपको घर के अंदर आना है तो आपका एंट्रेंस इस तरीके से बनाया गया था तो कि आपको कोर्टयार्ड में या फिर डायरेक्ट जो घर के अंदर मेन एक्टिविटीज चल रही हैं उस सेंटर की तरफ आपकी नजर नहीं पड़ती थी। अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, अगर इस फोटोग्राफ में हम लोग यहां पे ध्यान से देखें, देखिए यहां पे ये कोर्टयार्ड है, घर की सारी गतिविधियां यहां पर चल रही हैं और ये घर में अंदर एंटर करने का रास्ता है। अगर आप यहां पे एंटर करोगे तो यहां पे खड़े रहोगे या फिर यहां से थोड़ा इधर उधर झांकोगे और उसके बाद यहां से होते हुए आप यहां पे अंदर आओगे। ध्यान से देखिएगा, यहां से आप अंदर आए, यहां से फिर आप होते हुए यहां पे अंदर जाओगे और यहां पे मेन एक्टिविटीज वगैरह चल रही हैं। तो अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो वो मैक्स टू मैक्स यहां पे खड़ा हो जाएगा। यहां पे खड़े होकर घर के मेन अंदर एंट्रेंस में, घर के मेन जो आपका स्पेस है कोर्टयार्ड का, वहां पे क्या एक्टिविटीज चल रही है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जा सकता, उसको डायरेक्ट व्यू जो है उस चीज का नहीं मिल सकता। यह भी एक इंडिकेशन है कि बाकायदा ध्यान रखा गया है इस बात का कि भाई प्राइवेसी जो है वो किसी भी तरीके से इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। इससे यह समझ में आता है कि हड़प्पन्स ना सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन और बाकी सारी चीजों में बड़े आगे निकल गए थे, इंजीनियरिंग वगैरह पे अच्छी खासी कमांड और पकड़ थी, सामाजिक तौर पर भी अच्छे खासे डेवलप्ड थे और उनको पता था कि घर में महिलाएं होती हैं, सारी चीजें हैं, तो प्राइवेसी का ध्यान हमको रखना है। और इस प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए इस बात का ध्यान तक रखना कि यार नीचे के लेवल पर या फिर आपका जो पहला लेवल है ग्राउंड लेवल पर अगर खिड़कियां बनाई जाएंगी, अगर विंडोज बनाई जाएंगी तो उससे प्राइवेसी इंपैक्ट होती है। ऊपर की जो मंजिलें हैं, जो सेकंड स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी है, सेकंड स्टोरी अगर बनाई गई है तो उसमें खिड़कियां बनाई गई हैं क्योंकि वहां पर आने जाने वाला जो है उसको वहां पे कोई आ जा सकता नहीं है फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे। मतलब कहने का मेरा यह है कि फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जो भी आपकी खिड़कियां वगैरह हैं उससे सड़क पे चलते हुए किसी आदमी को घर का डायरेक्ट अंदर का व्यू नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो है वहां पे खिड़कियां बनाई गई हैं, वहां पे विंडोज वगैरह बनाई गई हैं। तो ये सारी चीजें और ये पर्टिकुलर बात कि यहां से अंदर एंटर करने पर आपको घर के अंदर का मेन व्यू नहीं मिलेगा, आपको यहां पे रुकना पड़ेगा जब तक घर से कोई व्यक्ति आपको एंटरटेन करने नहीं आता है। ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि प्राइवेसी वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा इंफेसिस या बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम paved with bricks with drains connected through the walls to the street. Some houses have remains of staircases to reach a second story of the roof. मतलब ये कि हर एक जो घर है उसका अपना खुद का एक बाथरूम था। पहली चीज, हर एक घर जो था उसका अपना खुद का एक बाथरूम बनाया गया था। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने हर एक को अपना एक पर्सनल टॉयलेट दिया हुआ था। एंड सबके सब जो सारे घरों के जो बाथरूम थे वो ड्रेन्स वगैरह की मदद से आपका जो स्ट्रीट ड्रेन है उसके साथ में कनेक्टेड थे। जैसे यहां पर देखिए एक आदमी अपना बाथरूम में स्नान वगैरह कर रहा है, अब उसका जो सारा का सारा स्नान का पानी है
वो बहते हुए पहले तो इस बाथरूम से बाहर आएगा और उसके बाद में फिर ये मेन ड्रेन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। ये मेन ड्रेन के ऊपर देखिए यहाँ पे अलग से लूज ब्रिक्स रखी गई हैं जिनको हटाकर सफाई वगैरह भी की जा सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हर मकान के साथ में एक बाथरूम बनाया गया था और उसका पूरा पानी निकासी की व्यवस्था जो है 4,500 साल पहले डिफाइन की गई थी कि ये इस तरीके से होगा। उसमें भी फिर चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए थे कि किसी तरीके से जाम ना लग जाए, और कहीं पर अगर जाम हो जाता है तो सफाई करने की भी जो है पूरी व्यवस्था की गई थी। मैन होल बनाए गए थे जगह जगह पर कि यहां पर जाम होने की संभावना ज्यादा है, यहाँ पे फिर गंदगी ज्यादा इकट्ठी हो सकती है, तो किसी को उतारने के लिए एक स्पेस दिया गया था कि कोई उतर कर जो है सफाई करेगा। ये सारे काम किए गए थे। इसके अलावा कई सारे घरों में अपने को ऊपर की तरफ में जाती हुई सीढ़ियों के रिमेन्स मिले हैं। इससे यह भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ सिंगल स्टोरी के मकान नहीं बनाए गए थे, डबल स्टोरी और शायद हो सकता है ट्रिपल स्टोरी के मकान भी इन्होंने बनाने में महारत हासिल कर ली थी। मतलब यह कि इनको समझ में आ गया था कि एक स्टोरी का जो मकान है इसमें ये वाली छत कैसे डाली जाए कि इसके ऊपर एक और मंजिल बनाई जा सके, ये छत इतनी मजबूत कैसे रखना है, और शायद उसके ऊपर भी एक और मंजिल डालना वो भी सीख लिया होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ में जाती हुई सीढ़ियों के अवशेष हमको देखने के लिए मिले हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टोरी के मकान नहीं थे, मगर सेकेंड स्टोरी या डबल स्टोरी के मकान भी थे, एक से ज्यादा मंजिल के मकान भी यहाँ पर बनाए गए थे। ये भी एक इंडिकेशन यहां से हमको मिलता है। चलें आगे बढ़ते हैं। Many houses had wells often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passerby. अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि आपके कई सारे मकान, सारे मकानों में नहीं मगर कई सारे मकानों में एक कुआं भी में आपको कुएं देखने को मिलते हैं। और ये कुएं जनरली ऐसी जगहों पर बनाए गए थे मकान के एंट्रेंस के साथ में कि अगर कोई पासर बाय यानी कि कोई रोड से आने जाने वाला व्यक्ति भी है तो वो भी अंदर आके पानी अगर पीना चाहता है या इस्तेमाल करना चाहता है कुएं का तो वो कर सकता है। बाकी प्राइवेसी आपकी इंपैक्ट नहीं होगी। वो अपन ने देख ही लिया कि अगर वो आके खड़ा होगा आपके एंट्रेंस वाले कमरे में और वहां पे कुआं बना हुआ है, वहां से अगर पानी पीता भी है तो घर के अंदर क्या चल रहा है उसको देखने को नहीं मिलेगा। बट ये भी एक यहाँ पे, मगर क्योंकि जिस तरीके से हर एक मकान में आपको बाथरूम में मिल रहा है उस तरीके से हर एक घर में कुआं देखने को नहीं मिल रहा है। इससे दो बातें निकल कर आती हैं, या तो ये किया गया होगा कि पानी की जो झिर जा रही है नीचे की तरफ में उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से कुएं खोदे गए होंगे कि एक कुआं जो है कुछ पर्टिकुलर घरों की पानी की जरूरत को पूरा कर दे। अगर हर एक घर में कुएं खोदे जाएंगे तो उनको भी शायद समझ में आ गया होगा कि इससे वो पानी की जो नीचे की झिर है या जो आपकी नीचे वाटर की स्ट्रीम बह रही है जिससे आप पानी अल्टीमेटली लेना चाहते हो उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा और वो शायद सूख जाएगी। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर घर को जिम्मेदारी दी हो कि आपका जो कुआं खोदा गया है भाई उसकी मदद से इतने इतने जो लेवल, इतने जो आपके आसपास के घर है उनको आपको पानी पिलाना है, या फिर उनको पानी की जो भी व्यवस्था है वो यहां से लेकर जाएंगे और किसी अथॉरिटी ने उनको ऑर्डर दिया होगा और वो इस बात को मान रहे होंगे। जो भी हो, मगर लगभग हर घर में तो कुआं नहीं मिला जैसे हर घर में बाथरूम है, मगर हाँ कुएं इस तरीके से मिले हैं कि एक पर्टिकुलर कुआं एक सर्टेन इलाके के घरों की पानी की व्यवस्थाओं को पूरा कर सकता था या उनको केटर करने की स्थिति में था। तो कई सारे घरों में हमको कुएं भी देखने को मिले हैं, इस तरीके से बनाए गए हैं और ऐसी जगहों पर बनाए गए कि रोड से आने जाने वाला व्यक्ति भी अगर पानी पीना चाहे या पानी लेना चाहे तो वहां से ले सकता था। स्कॉलर्स का आज की तारीख में एस्टिमेट यह है मोहनजोदाड़ो के पूरे लोअर टाउन को पढ़ने के बाद में कि लगभग 700 कुएं इस तरीके के खोदे गए थे। ये याद रखना है पॉइंट, लगभग 700 के करीब हमको कुएं ऐसे देखने को मिले थे। अब अगर एक एक कुआं 10-10 घरों का भी अगर पानी की व्यवस्था का इंतजाम कर रहा है या एक एक कुआं अगर 10-10 घरों की पानी की जरूरतों को पूरा कर रहा है तो इस हिसाब से मिनिमम 7,000 घर हो जाते हैं। एक घर में अगर 5 लोग भी रह रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे कितनी बड़ी पॉपुलेशन उस टाइम पीरियड में रह रही थी और ये पूरा का पूरा सिस्टम कितनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा था। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे सीटाडेल के बारे में। अभी तक हम लोगों ने किया क्या है कि लोअर टाउन जो है उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया है। अब ये जो छोटा वाला हिस्सा था जो ज्यादा हाइट पे बसा हुआ था जिसको अपन लोगों ने सीटाडेल बोला है, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बातचीत करते हैं। चले देखते हैं सर। It is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special purposes. These include the warehouse, a massive structure of which the lower brick portion remains, while the upper portion probably of wood decayed long ago, and the Great Bath. मतलब ये कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी ये जो मैप पे हम लोगों ने ये जो क्षेत्र देखा मोहनजोदाड़ो का ये जो छोटा क्षेत्र है जिसके बारे में हमने बात करी थी कि थोड़ा ज्यादा हाइट पर बसा हुआ है इन कंपैरिजन टू लोअर टाउन, इसको जब देखा गया इसमें जो बिल्डिंग्स को स्टडी किया गया तब हमको ऐसे स्ट्रक्चर्स के प्रमाण मिले यहाँ पर जिनको शायद किसी स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए बनाया गया था। लोअर टाउन में तो आपको सामान्य लोगों के रहने के घर मिल रहे हैं और बाकी कुछ इस तरीके की कंस्ट्रक्शनल चीजें देखने को मिल रही हैं जिनका आम जनमानस के लिए जिंदगी में जो रेलेवेंस है वो समझ में आता है। ड्रेन हो गए, सड़कें हो गई, मकान वगैरह हो गए। मगर जिस तरीके की स्पेशल बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे आज की तारीख में अपने देश में अपना जो प्रेसिडेंट का
पूरा जो निवास है, आपका जो राष्ट्रपति निवास है, प्रेसिडेंस हाउस है, वो अपने आप में एक स्पेशल बिल्डिंग है। इसी तरीके की जो स्पेशल बिल्डिंग्स या कुछ खास पर्पस के लिए बनाई गई जो बिल्डिंग्स होती हैं, मोहनजोदाड़ो में क्या इस तरीके की बिल्डिंग्स थी या नहीं थी, पहला सवाल तो ये उठेगा। तो जवाब है कि हाँ भाई, उस तरीके की बिल्डिंग मोहनजोदाड़ो में भी हमको देखने को मिलती हैं, जिनका कुछ एक स्पेशल पर्पस था। और वो कहां देखने को मिलती हैं? सीटाडेल के इलाके में, सीटाडेल में हमको ये देखने को मिलती हैं। इसमें दो बिल्डिंग्स का खास तौर पे जिक्र किया गया है एनसीईआरटी में, उनको हमको पढ़ना है। पहला है आपका वेयर हाउस और दूसरा है ग्रेट बाथ। वेयर हाउस एक बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है जो पूरा का पूरा ईंटों की मदद से बनाया गया था, या फिर यूं बोलूं कि इसका जो लोअर हिस्सा था वो ईंटों की मदद से बनाया गया था, और आज की तारीख में वो ईंटों की मदद से बनाया हुआ जो लोअर हिस्सा है वो अभी भी बचा हुआ है। इसके ऊपर का जो हिस्सा था जिसके कुछ अवशेष बचे हैं, वो शायद लकड़ी की मदद से बनाया गया था, तो वो इतने हजार सालों में वो पूरा का पूरा डिके हो गया, खत्म हो गया। मगर क्योंकि नीचे वाला हिस्सा नॉन पेरिशेबल मटेरियल का था, तो वो आज की तारीख में टिका हुआ है। एंड ग्रेट बात क्या है इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, मगर प्रोबेबली हमको इन दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करनी है। पहला हो गया वेयर हाउस, दूसरा है ग्रेट बाथ। पहले फोटोग्राफ देख लीजिए, ये वेयर हाउस की फोटोग्राफ है। ईंटों का जो नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ था वो बचा हुआ है, इसके ऊपर शायद लकड़ी की मदद से और स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब वेयर हाउस का इस्तेमाल जनरली होता है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जितने बड़े लेवल पर इस तरीके का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखने को मिला है, उससे यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर अनाज का भंडारण किया जाता था। तो ये वेयर हाउस की एक फोटोग्राफ है। और देखिए यहां पर अब ये जो आदमी नीचे खड़ा हुआ है, एक लगभग एक मैच्योर, एक एडल्ट आदमी है, इसकी पूरी हाइट देखिए, और उसकी मदद से फिर अंदाजा लगाइए कि वेयर हाउस की डेप्थ कितनी ज्यादा है, कितना बड़ा और कितना मैसिव जो है ये वेयर हाउस बनाया गया था। और फोटोग्राफ देखिए, ये एक और देखिए, ये इतनी हाइट जो है इसकी देखने को मिलती है। बकायदा इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। तो भंडारण, यहां से दो बातें समझ में आती हैं। एक तो बहुत बड़ी मात्रा में अनाज का भंडारण हो रहा था, और यहां से एक और बात निकल कर आती है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर अनाज का भंडारण हो रहा था, इसका मतलब एग्रीकल्चर बंपर लेवल पर था। बंपर लेवल पर जो है यहाँ पे पैदावार या फिर बंपर लेवल पर खेती की जा रही थी। बहुत बड़े लेवल पर जो है लोग एग्रीकल्चर में लगे थे, बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर खेती किसानी की जाती रही होगी इतने टाइम पीरियड में, जिससे इतना अनाज मिलता था, जिसको स्टोर करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी जो है इतने बड़े बड़े जो है वेयर हाउसेस वगैरह बनाए गए थे। चलें, अब तो ये हो गया, ये हो गई बात आपके वेयर हाउस की, जिसमें भंडारण किया जाता था अनाज का, बड़े लेवल पर इसमें अनाज का भंडारण होता था। और इसका ये जो लोअर पोर्शन बचा हुआ है, उसको देखकर समझ में आ रहा है कि ये कितने मैसिव लेवल पर जो है यहाँ पे काम होता था। और इससे दो तीन इंडिकेशंस कि भाई प्रीवेलेंटली एग्रीकल्चर यहाँ पे खूब होता था, उसका भी हमें अंदाजा मिलता है। नेक्स्ट जो अब हमको स्ट्रक्चर या ग्रेट स्ट्रक्चर जो हमें मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है, जिसकी बात करनी है, वो है द ग्रेट बाथ। बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं ग्रेट बाथ क्या है, तो ग्रेट बाथ एक स्विमिंग पूल जैसा दिखता है। अगर बहुत सिंपल शब्दों में या इसको फनी वे में कहना हो कि ग्रेट बाथ क्या है, तो बड़ी सिंपल भाषा में कि भाई एक स्विमिंग पूल है या फिर एक स्विमिंग पूल जैसा दिखता है। अब ग्रेट बाथ दिखता कैसा है, ये आपके सामने मैंने फोटोग्राफ लगा रखा है। बीच में एक ये स्ट्रक्चर है, इसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, और इसके चारों तरफ में इस तरीके से एक आपका कोर्टयार्ड जैसा जो है बना हुआ है। चारों तरफ आपके यहाँ पे चलने के लिए ब्रिक्स वगैरह की मदद से एक चौड़ी ऐसी रोड जैसी जो है बनी हुई है। ये ग्रेट बाथ हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। The Great Bath was a large rectangular tank in the courtyard surrounded by a corridor on all the four sides. तो इसके बेसिकली क्या है, ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है जिसके चारों तरफ में चलने के लिए ईंटों की मदद से कॉरिडोर बनाया गया है, एंड इसके अंदर उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां हैं। देयर वर टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ लीडिंग इनटू द टैंक which was made watertight by setting bricks on the edge and using a mortar of gypsum। मतलब ये कि सबसे पहले इन लोगों ने इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जैसा कुछ बनाया, इसमें फिर उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनाई, चारों तरफ इसके आपने इस तरीके से जो है चारों तरफ आपने कोर्टयार्ड बना दिया रेक्टेंगुलर, जिसपे आप चल सकते हो। एंड ये इस पूरे सिस्टम में पानी वगैरह यहाँ पे जो आप डालोगे वो यहाँ पे इंटैक्ट रहे, पानी यहाँ से लीक ना हो जाए, इसके लिए आपने किया ये कि जो इतनी भी ईंटें हैं इनको वाटर टाइट किया है जिप्सम वगैरह की मदद से। देखिए ये वाली फोटोग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये जो पूरा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इसमें ईंटों के ऊपर बकायदा जिप्सम लगाई गई है, मोटर वगैरह जो है इसको घिसा गया है ताकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वाटर टाइट हो जाए। उसके बाद फिर इसमें शायद पानी भरा जाता रहा होगा, और उस पानी का फिर इस्तेमाल जो भी स्पेशल पर्पस के लिए इसको बनाया गया था, उस स्नान वगैरह के लिए किया जाता होगा। अब जाहिर सी बात है, स्विमिंग पूल जैसा दिख रहा है तो इसमें नहाया ही जाता होगा, वाटर स्पोर्ट्स तो होते नहीं होंगे। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे इस तरीके की ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है हमको देखने को मिला। दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां, एक पूरा रेक्टेंगुलर टैंक, इसके चारों तरफ एक कोर्टयार्ड बना है जिसमें आप चल सकते हो, एंड इसमें
पानी स्टोर हो जाए, रह सके, इसके लिए इसको चारों तरफ से अच्छे से जो है वाटर टाइट किया गया है। इतनी सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि शायद ये किसी स्पेशल किस्म के आदमी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, या स्पेशल किस्म के आदमियों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, या फिर किसी स्पेशल पर्पस पे स्नान करने के लिए इसका जो है निर्माण वगैरह किया गया था। इसकी एक खासियत और है कि देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स, इसके 3 तरफ हमको रूम्स देखने के लिए मिलते हैं। 3 तरफ रूम्स मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये जो पूरा ग्रेट बाथ है, इसके यहाँ पे कमरे थे, और शायद इन कमरों का इस्तेमाल चेंजिंग के लिए होता होगा। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग आते थे वो शायद यहाँ पर चेंज किया करते रहे होंगे स्नान करने के बाद में, या फिर स्नान करने के पहले भी, अंदर उतरने के पहले शायद अपना कुछ ड्रेसिंग सूट जैसा कुछ पहना करते रहे होंगे, धोती वगैरह बांधते होंगे, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल शायद किया जाता होगा। ये सारी चीजें भी हमको देखने को मिलती हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपने इसमें सारा का सारा पानी भरा था ग्रेट बाथ में, अगर आपने ये सारा का सारा पानी भरा था, तो उसके बाद में फिर इसको निकालने की कुछ व्यवस्था करी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने घड़ों से पानी डाला और इसको पूरा भर दिया, स्विमिंग पूल बना दिया अच्छे से, और बाद में फिर उन्हीं घड़ों की मदद से पानी निकाला गया होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि इसका पानी कैसा निकाला जाए। यहां पर एक जगह पे होल किया गया था, और उस होल में को फिर वाटर टाइट करने के लिए वहां पर एक ईंट लगाई गई थी। अब जब आपको पानी यहां पे भरना था तब तक तो उस ईंट को वाटर टाइट करके रखा जाता था, मगर जब आपको पानी निकालना था तो कोई एक आदमी अंदर उतरता था और उसके बाद में उस ईंट को हटा देता था। जब वो उस ईंट को हटाया करता था तो उसके बाद में ये सारा का सारा पानी जो है इस पर्टिकुलर ग्रेट बाथ को एक बड़े से ड्रेन के साथ में कनेक्ट किया गया था, और ये सारा का सारा पानी फिर फ्लो करके उस ह्यूज से उस बड़े से ड्रेन में चला जाता था, और वहां से फिर उसको फिर किसी और तरीके से निकाला जाता था। तो इस पूरे के पूरे ग्रेट बाथ को पानी से भरने के बाद में इसमें से वाटर फ्लो कराने के लिए, पानी निकालने के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत क्लियर कट एक इंजीनियरिंग मार्वल का एग्जांपल हमको उस टाइम पीरियड का देता है। मगर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो यहां पे निकल कर आती है वो यह है कि इस तरीके का ग्रेट बाथ पूरे के पूरे मोहनजोदाड़ो में कहीं और नहीं मिला। यानी कि इस तरीके का स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर पूरे मोहनजोदाड़ो में इस पर्टिकुलर जगह के अलावा, सीटाडेल में जो हमको मिली है, इसके अलावा कहीं नहीं मिला। इसके अलावा पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी इस तरीके का कोई और स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिला। इससे हमें हमारा एक अनुमान यह है, या फिर हमारा जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका मानना यह है कि हो ना हो ये स्ट्रक्चर जो है किसी खास तरीके के रिचुअल बात के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे कई मौकों पर किसी खास तरीके के स्नान होते हैं, उनकी अपने आप में एक महत्व बताया जाता है, उसी तरीके का कुछ ना कुछ कहानी यहां पर भी है, उसी तरीके की कुछ ना कुछ व्यवस्था यहां पर भी है, और किसी खास तरीके के रिचुअल बात में इसका इस्तेमाल होता होगा। क्योंकि अगर इसका कंटेक्स्ट देखें तो इसके अलावा और कोई अनुमान या फिर और कोई अटकल हम लगा नहीं सकते। इस तरीके का स्ट्रक्चर पूरे मोहनजोदाड़ो में कहीं पर नहीं है। अब या तो हम लोग ये माने कि यहाँ पे कोई विजय माल्या टाइप का आदमी रहा करता होगा और उसने अपने लिए स्विमिंग पूल बनवाया था। ये बात बड़ी अनलाइकली सी है, क्योंकि अगर इस तरीके का होता तो और भी भोग विलास की चीजें मिलना चाहिए थी, या फिर इस तरीके के दूसरे स्ट्रक्चर मिलने चाहिए थे, वो नहीं है। एक स्पेसिफिक इस तरीके का रेक्टेंगुलर इस तरीके का टैंक है, उसमें उतरने की 2 तरफ से सीढ़ियां हैं, 3 तरफ से जो है उसमें कमरे बनाए गए। मतलब यहां पे एक से ज्यादा लोग आया करते होंगे। तो ये बोलना कि विजय माल्या टाइप का कोई आदमी यहां पे मजा कर रहा था 4,500 साल पहले, वो बात भी गले के नीचे नहीं उतरती। कई सारे कमरे भी इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ पे काफी सारे लोग जो है रहा करते थे, काफी सारे लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया करते थे। मगर इतने लोग भी नहीं थे कि आप उसको ये बोल दें कि पब्लिक बात के लिए इस्तेमाल होता था और आम जनता जो है यहाँ पर आकर स्विमिंग पूल का मजा लेती थी, ये भी नहीं कह सकते। एक ही अनुमान या फिर एक ही अटकल लगाई जा सकती है, वो यह है कि यार ये स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था, एंड ये स्पेशल लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जो भी यहाँ की रूलिंग क्लास या फिर इलीट रहे होंगे, कुछ गिने चुने लोग इसका इस्तेमाल करते थे। इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर, इस तरीके का दूसरा स्ट्रक्चर पूरे हड़प्पा में कहीं पे देखने को नहीं मिला। सीटाडेल में भी जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो सीटाडेल में ये फोटोग्राफ देखिएगा, सीटाडेल में आपको ये स्ट्रक्चर यहां पे ग्रेनरी जो है यहां पे देखने को मिलती है, और उसके साइड में यहां पे ग्रेट बाथ बनाया गया है। तो इसको भी एकदम एक तरफ करके जो है बनाया गया है, इसको भी एकदम उसके एक्सट्रीम एक हिस्से में बनाकर तैयार किया गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स की स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाए गए थे, स्पेशल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हुए थे। ये एक बात यहां से निकल कर आती है। चले आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में अपने आज के सेशन के जो भी टॉपिक्स हमको पढ़ने थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मोहनजोदाड़ो का लोअर टाउन हो चाहे मोहनजोदाड़ो का सीटाडेल हो, इसको और सीटाडेल में मिले हुए जो 2 आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो पूरा वेयर हाउस हो गया और उसके साथ ही साथ ये ग्रेट बाथ, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़कर खत्म किया है। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा उसमें इसी चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड अगला जो टॉपिक अब हमको पढ़ना है
वो है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। मतलब सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो आपकी सोसाइटी थी वो कितने हिस्सों में बटी हुई थी, गरीब और अमीर के बीच में भेद था या नहीं था, और अगर था तो कितना ज्यादा था, आखिर आप उसको कैसे पता करोगे। जैसे भी मैंने अभी आपको बताया कि भाई ग्रेट बाथ में ये हो रहा है, ग्रेट बाथ की मदद से अपने को दो तीन इंडिकेशन लग रहे हैं कि ये स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर बड़े लोगों के द्वारा, बड़े लोगों से मेरा मतलब है जो यहाँ के महत्वपूर्ण लोग थे उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, और शायद स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब अगर ये सवाल उठता है कि भाई यहाँ अब जैसे अपन ने ये बोला कि स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है और महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है, तो एक सवाल ये उठेगा, इसका मतलब हड़प्पा वालों की जो सोसाइटी थी इसमें भी क्लास डिवाइड था, यानी कि कुछ लोग स्पेशल थे और कुछ लोग स्पेशल नहीं थे, या फिर यूं बोलूं कि कुछ लोग कॉमन थे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कॉमन था और कौन स्पेशल था, और अगर ये कॉमन स्पेशल का डिफरेंस था तो ये डिफरेंस आप पता कैसे करोगे। इन सारे सवालों का जवाब नेक्स्ट सेशन में हमको मिलेगा, जब ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। सामाजिक तौर पर समाज के अलग अलग वर्गों में क्या क्या डिफरेंसेस थे, भेदभाव था नहीं था, आर्थिक तौर पे जो डिफरेंसेस थे वो अपने को कैसे पता चलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कैसे ये सारे अनुमान लगाते हैं, ये सारी की सारी बातचीत हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बट आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसी सेशन के साथ में मोहनजोदाड़ो आप प्लान्ड अर्बन सेंटर का जो आपका टॉपिक है वो इन डिटेल कवर हो गया है। आप चाहे यहां से सीयूटी के लिए कोई टॉपिक आ जाए या कोई क्वेश्चन आ जाए, उसको अगर आपने यहां से पढ़ा है आप आसानी से कर पाएंगे, चाहे आप क्लास 12th के लिए इसको पढ़ रहे हो तो भी अच्छे से आपसे बन पाएगा, कोई दिक्कत अब आपको यहां पर नहीं आएगी। सो ऑन दिस नोट आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में आपसे जिसमें हम लोग ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो दूसरे साथी हैं जो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में बताएं, और जितना हो सके इससे बेनिफिट उठाएं। सो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।